छायांक और कीरत को ऑडिबल है? ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑडिबल है तो एक बारी बता दो, हैंड रेज दे दो। यस सर। अच्छा, मेरे पास में वीडियो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम है, आप दोनों मीटिंग में बने रहिएगा, मैं लीव करके रीज्वाइन करूँगा, ठीक है? आप मीटिंग लीव मत करना, मीटिंग में बने रहिएगा, मैं लीव करके रीज्वाइन कर रहा हूँ। बोलो। ग्रुप का किया ना और डिम्पल एब्सेंट डिम्पल एब्सेंट लकी तो चली गई थी ना, बीच में फोन नंबर थी बस 5-10 मिनट ली होगी उससे। कॉल कर। और ये एज में क्या एज बोला था हमको? एज RS वाला। कोई ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास हो आज? एक बच्चे ने SCF में प्रॉब्लम बोला हमें, तो उसका कहना है कि सर SCF क्लियर नहीं हुआ, तो एक आधे एग्जाम्पल SCF के ले लेते हैं, और बल्कि मैं असाइनमेंट से ले लेता हूँ। आप PYQ का एक असाइनमेंट दिया था मैंने आपको, फर्स्ट क्लास निकालो सारे। अच्छा, वीडियो फिर जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम आया, दोबारा से हो गया। अच्छा सही है, अभी सही है। असाइनमेंट निकाल लेना, ऑनलाइन वाले बच्चों के पास कॉपी है। देखिए, आप बहुत ही दूर से पढ़ते हो और ऑफलाइन कभी भी नहीं आते हो, तो आप वो PDF किसी सेकंड डिवाइस पे कैसे खोलोगे, वो थोड़ा मैनेज करो। और आपका कोई फ्रेंड यहाँ पढ़ता है आपके स्कूल से, कॉमन फ्रेंड, तो आप उनसे वो प्रिंट मंगा सकते हो कि स्कूल में कम से कम आपको मिल जाए, तो हार्ड कॉपी होगी तो पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी ना। तो खैर, हाँ, एक दे दोगे? आप दे, शेयर कर दो। मैं पहले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं अभी असाइनमेंट नहीं डिस्कस कर रहा, और असाइनमेंट अपने आप कभी भी नहीं करना होगा, ध्यान देना। या तो मैं पूरा ही ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, या मैं डिस्कस कर दूंगा कि मान लो हमने NCERT करा ली, कंसेप्ट हमारे ठीक ठाक हो गए हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हुए समझा देते हैं भाई ऐसे होना चाहिए। कई बार सेम कराना भी अच्छा नहीं होता, कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, नया क्वेश्चन खुद नहीं सोचोगे तो कल को पेपर नया कैसे होगा। लेकिन आप कर भी पाओ तो उसके लिए पहले डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, समझा दिया, बोल के ही समझा दिया, फिर अगले दिन आप ट्राई कर ला, हो गया बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ फिर मैं लिख के करा देता हूँ। ये क्लियर है? लेकिन अभी मैं एक बच्चे की प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसने मेरे को कहा सर SCF में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो यहाँ से तो नंबर बाद में उठाते हैं, पहले मान लीजिए 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, जिस भी नंबर का वो SCF मांगेगा प्राइम फैक्टर मेथड से, उसके प्राइम फैक्टर तो हमें बनाने होंगे। प्राइम फैक्टर बनाने में कोई कंफ्यूजन, वो बन जाते हैं। मान लीजिए प्राइम फैक्टर बन गए, रैंडम कुछ भी लिख दिया मैंने, फिर रैंडम दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर मान लीजिए बन गए। जिसकी प्रॉब्लम है सिर्फ उसे बोलने दीजिएगा, बाकी सब सुन लेना। SCF का मीनिंग बताओ बच्चे, क्या होता है? तो दोनों में से हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो जैसे 3 पहला नंबर यहाँ और कितनी टाइम्स है? 5। क्या वहाँ है? नहीं है, तो कॉमन है या नहीं है? नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ कॉमन। दूसरा यहाँ क्या है? 5 2 टाइम्स है, क्या वहाँ भी है? लेकिन 5 है या नहीं है? 5 है ही नहीं, कितनी बारी? और यहाँ अगर दोनों से हमें कोई एक जैसी चीज कॉमन लेनी हो कि जितना यहाँ से उठाएंगे उतना ही वहां से उठाएंगे, तो वो क्या हो सकता है? 5 एक बारी, 2 बारी, 3 बारी? एक बारी दोनों के पास है, 2 बारी नहीं है दोनों के पास। जैसे 5 यहाँ 2 टाइम है, यहाँ नहीं है। आपके पास 100 रुपया है,
तो मैंने कहा आप मेरे को 50 रुपये दे सकते हो। ऐसे कैसे दे दोगे? 100 रुपया 50 कैसे हुआ? 100 से 50 कोई कैसे दे सकता है? अजीब बात कर रही है। कैसे दोगे 100 में से 50? नहीं दे सकते। 10-10 रुपए के 10 नोट है आपके पास, 100 रुपये। अब आप मुझे 50 दे सकते हो कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो यहाँ 5 कितनी बारी है? 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 3 बारी में से क्या 2 बारी नहीं ले सकते हम? तो 2 बारी यहाँ भी और 2 बारी, 1 बारी तो दोनों जगह, माना आपकी बात। 2 बारी भी दोनों जगह है, 3 बारी दोनों जगह नहीं है। यानी कॉमन क्या आया? 5 की पावर। यस, यही थी प्रॉब्लम। आगे बढ़ो 7। इधर भी मैं थोड़ी पावर बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ पावर 1 में तो आप आराम से कर ही लोगे। मान लो यहाँ 7 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है। बोलो कितने टाइम कॉमन? बढ़ाते जाना। 1 बारी तो दोनों में है, 2 बारी भी क्या दोनों में है? 2 बारी यहाँ है तो यहाँ भी है, उससे भी ज्यादा बारी है। क्या 3 बारी भी दोनों जगह है? नहीं। तो 7 कितनी टाइम कॉमन आया? कहानी क्लियर है? ये आ गया एससीएफ। क्लियर है? और एक मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 2 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3, यहाँ लिखा 11 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 5 की पावर 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो कॉमन 5 दोनों में दिख रहा है, कितना टाइम? चल गई गाड़ी। 2 क्या दोनों में कॉमन है? नहीं। 11 क्या कॉमन है? कितनी बारी? 1 बारी दोनों में है। बढ़ाओ बोली। क्या 2 बारी भी दोनों में है? तो इतनी जल्दी क्यों है? अभी बोला 1 टाइम, अब बोल रहे हो 2 बारी। 2 टाइम। क्या 3 बारी भी है? नहीं। तो 11 कितनी टाइम्स कॉमन हुआ? कहानी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? वापस जब असाइनमेंट खुलवा दिया तो असाइनमेंट थोड़ा सा करते हैं आज। ऑनलाइन वाले सेकंड डिवाइस पे खोलना हो तो वहाँ खोल लेना। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों सारे आ जाओ। PYQ। ऐसा कोई बच्चा जिसके पास असाइनमेंट नहीं है अभी के लिए शेयर? नहीं, शायद है हमारे पास। 12th के हैं, एक कॉपी अभी एक्स्ट्रा है, आप तो ले लो। थोड़ी देर में मैं दे दूंगा। आप शेयर कर पा रहे हैं? जो भी नए बच्चे हैं जो बाद में आए थे, अपने किसी पार्टनर के साथ देख लो जरा अभी के लिए, ठीक है? थोड़ी देर में आपको प्रिंट मिल जाएगा। सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और आप मेरे साथ सारे नए हो तो मैं अभी यूं नहीं करता कि मैं बस डिस्कस कर दूं, थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं, आपका मन अच्छा हो जाए कि हाँ हम आराम से कर पा रहे हैं। इधर देखो सारे बच्चे। हाँ, यहीं से शुरू है आपका असाइनमेंट, देखना। हाँ, उसने बोला एलसीएम ऑफ 850 एंड 500 इज। 850 और 500 का क्या पूछा हुआ है? एलसीएम। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वो कभी कभी अलाइनमेंट इधर उधर होता है, कंफ्यूज मत होना। ये 2024 बोर्ड में आया था, ये कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। 2024 ईयर में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, वो ईयर लिखा हुआ है। तो कह रहा है 850 और 500 का एलसीएम बता दो। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कर देना। कल आपने क्या सीखा है? जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बोल के बताओ। किन्हीं भी नंबरों का एलसीएम हम डायरेक्ट देख के निकाल लेते हैं, पहले हमें उनके प्राइम फैक्टर करने होंगे। बोलो, पहले उनके प्राइम फैक्टर करने होंगे और फिर हम फर्स्ट के सारे फैक्टर और सेकंड के, और फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही तो एलसीएम आएगा। तो सर ये तो निकालना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट 1 सेकंड में थोड़ी हो जाएगा। तो भाई इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है? इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 2 से डिवाइड किया। फिर ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, फिर 5 से हो रहा है, मैंने 5 से डिवाइड किया। फिर ये 5 से हो रहा है, फिर ये 17 से हो रहा है। कोई दिक्कत? ये पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 250, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 125, फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है 25, 5 से डिवाइड हो रहा है 5, 5 से डिवाइड हो रहा है 1। जैसे ही हम एनसीईआरटी छोड़ देंगे किसी भी टॉपिक पे हम थोड़ी सी स्पीड पे आएंगे, ठीक है भैया? तो थोड़ा ध्यान से देखना, इधर उधर मत जाना। ये जो प्राइम फैक्टर बने क्या बने? बोलना शुरू करो। 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू, इसके प्राइम फैक्टर बोलो क्या बने? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, क्या पूछा था उसने हमसे? एलसीएम। जब तक मैं ना कहूं तब तक रटाफिकेशन या ट्रिक से मत लिखिएगा, जो कल ट्रिक सिखाई थी कि ऑल फैक्टर, एलसीएम में ऑल फैक्टर विदाउट रिपीटेशन, विद उल्टा वर्ड, पहले वर्ड का उल्टा, विद हाईएस्ट पावर, ये मत यूज करना।
नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे धीरे धीरे आप अगर रटी गए तो। रटना नहीं है सर। एलसीएम का रूल, फर्स्ट के सारे फैक्टर 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, फर्स्ट के सारे, सेकंड के एक्स्ट्रा। 2 कितनी बारी लिख चुके हो? एक बारी लिख चुके हो। कितनी बारी एक्स्ट्रा है? एक बारी, वो डालो। 5 कितनी टाइम्स लिख चुके हो? 2 टाइम्स लिख चुके हो। कितनी बारी एक्स्ट्रा है? एक बारी, वो डालो। अब थोड़े शाने बनो, मतलब सीख तो हम कल भी ये रहे थे, आज भी यही रहे हैं। साल के एंड तक भी एलसीएम मान लो किसी सैंपल पेपर से कर रहे होंगे तो ऐसे ही कर रहे होंगे, कुछ नया थोड़ी आएगा। लेकिन बताओ अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूं या मेरे को कुछ ध्यान देना है? हो 9 पास बच्चे, लगभग 10वीं में आप सारे आ गए, ऐसे बोले थोड़ी होते हैं। आप बच्चे तो बड़े तेज होते हो यार, हम जैसे बूढ़े लोगों को तो आप बहुत कुछ सिखा देते हो। आता है ना घर में कोई 40-50 साल का आदमी, भैया मेरा मोबाइल ठीक कर दिया, फटाफट से कर देते हो। ठीक है, जरा मेरे को ये बता दियो, तो ये क्या जरा सी बातें नहीं आती आपको? अरे मल्टीप्लाई करना गलत नहीं है, वो तो आप मल्टीप्लाई कैसे भी कर दो, आंसर हो भी सकता है। इस बार आपको आंसर निकालना है या एमसीक्यू की ऑप्शन मैच करनी है? ठीक है, तो एमसीक्यू की ऑप्शन, तो एमसीक्यू की शक्ल तो देखो कैसी शक्ल का आंसर है, उसी शक्ल में तो मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, उसने भैया पहले 850 पहली ऑप्शन में लिखा है, तो आपको भी पता है ये सब किसके फैक्टर थे। जरूरी नहीं है ये बात बैठ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन पहले ट्राई तो करना चाहिए यार। 850 लिखा है, मैं मल्टीप्लाई में एफर्ट क्यों मार रहा हूं? इन सब के ये सब तो सेम ही है ना, इन सब की मल्टीप्लाई तो पक्का क्या आएगी? 850। और इंटू में बचे हुए नंबर क्या बन रहे हैं? 10। तो मे भी यहाँ 850 इंटू यहाँ 10 मिलता तो अब बेकार में एफर्ट मार रहे थे आप, सीधा ऑप्शन फर्स्ट नहीं मार्क करते। समझदारी ये थी ना? ठीक है भैया, लेकिन सर वो मिला नहीं है, ये सब तो मल्टीप्लाई करके 850 आएगा, बचे हुए 2 एक्स्ट्रा नंबर जो बने वो 10 है, और यहाँ 10 वाली बात नहीं है, तो पहली ऑप्शन तो आपकी फेल हो गई, वो तो ठीक बैठी नहीं है। बाकी भैया दूसरी वाली 17 इंटू 500, तो सर 17 ही है, इसे तो मल्टीप्लाई कराओ मत, बाकी सब करा के देख लो अगर 500 बन रहा हो तो। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना, बोलो 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50, 50 2 जा, और 100 इंटू 5 500 इंटू, अरे भाई आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर गए। कोई बच्चा मेरे को कह रहा है, गलत तो कह नहीं रहा, वो कह रहे जी 2 की पावर 2 कर लेते, जो आप कल सिखा रहे थे कि पहले पावर क्लब करना फिर 5 की पावर 2, तो गलत कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपकी ऑप्शन तो मैच नहीं हुई। आपको लगेगा ना ये है ना ये है, तो ये तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ता है कि हमने देखा 850 तो ये 850 था, इंटू में 10 वो नहीं मैच हुआ। फिर हमने देखा सेकंड 17 को अलग पकड़ लो, बाकी सब मल्टीप्लाई करके देखे तो वाकई क्या आ गया? 500। तो कौन सी ऑप्शन आ गई? बी पार्ट। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ना, आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ के आए हो, लेकिन 9th क्लास तक के बच्चे को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की आदत होती नहीं है। हम एक टॉपिक पे, एक सिंगल टॉपिक पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस मार जाते हैं। ठीक है भैया, तो वो मैं अभी तुमको कहना शुरू कर दूं भाई तुम ही कर लो, तो तुम्हें मुश्किल बन जाएगा। तो अभी शुरुआत ऐसे कराते हैं कि मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर रहे हैं, तो बात बनेगी। करो फटाफट से, प्रैक्टिसिंग शुरू हो जाओ सारे। आता तो है ना, ये आता ही है आपको, बस समझा और लिख करा जल्दी जल्दी। अगर आप ये टॉपिक हुआ और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप स्पीड बनाने की कोशिश करना, बिना समझे कोई मत करना भैया, क्लास खराब मत कर देना। सबका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, यहाँ बैठे हो तो बात समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रही है तो कर लिया, नहीं आ रही तो पूछ लिया। ठीक है, असाइनमेंट सबके पास लगभग है, सबके पास असाइनमेंट है। तो जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ, रूल क्या चलता है हमारी क्लास में, आपका पहला क्वेश्चन हो गया, असाइनमेंट आपको टॉपिक आता है, मैं नहीं बोल रहा, बच्चे नोट कर रहे हैं, किसी बच्चों का हो चुका है, दूसरा शुरू कर लो, फटाफट से कर दो। आप बहुत इंटेलिजेंट बनोगे बाद में, जितने क्वेश्चन एडवांटेज पे करोगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, आप जितने मर्जी तेज बच्चे हो वहीं रुक जाना है, फिर आराम से सुनना है। असाइनमेंट ही कंटिन्यू करेंगे, पहले सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, जो मर्जी मत पंगा ले लेना, जितना टॉपिक किया भी उसी के साथ के हो पाएंगे। पूछो बच्चों, पीछे वाले बच्चा, आप कल ही आए थे ना, आपने शुरू से तो पढ़े नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलते रहना भैया, सभी को कह रहा हूं मैं, कोई कहीं भी बैठा आगे पीछे कंफ्यूजन पर सामने देखना शुरू कर देना, हैंड रेज कर लेना, और कुछ नहीं तो मान लो बोलने में शर्म लग रहा है, झिझक लग रहा है, तो बस सामने देख के गंदी सी शक्ल बना लेना, मैं अपने आप पकड़ लूंगा ये बच्चा तकलीफ में, और मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा, मैं घुमा फिरा के 4 बारी बोल दूंगा, समझ में आ जाएगा। सेकंड मत करिए, रुक जाइए सारे बच्चे, 1 मिनट टॉपिक को सुन लेना। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज का आपको लगभग आइडिया आ चुका है, एचसीएफ एलसीएम की एक्सरसाइज चलेगी ये लगभग पूरी।
इसमें एक अभी थोड़ी देर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और सीखेंगे। नाम भारी है, बात बहुत आसान है। सेकंड एक्सरसाइज रैशनल इरेशनल की प्रूविंग से रिलेटेड है। अभी हमने वो नहीं किया, तो इरेशनल का कोई भी क्वेश्चन अभी के लिए गैप डाल रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज होने के बाद बताऊंगा। ये सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अभी छोड़ दो। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ा ही देता हूँ ताकि मेरे को बहुत क्वेश्चन ना छोड़ने पड़े। एनसीईआरटी भी खोल लो साथ साथ, नहीं तो मेरे को बहुत सारे छोड़ने पड़ जाएंगे। एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज खत्म कर ही लेते हैं पहले। सब बच्चे हेडिंग लिखो, टॉपिक आगे बढ़ रहा है, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो रही है। सब बच्चे हेडिंग लिखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका मैथ्स हिंदी मीडियम में हो? होता तो नहीं है, लेकिन कोई हो तो बता दो, शर्माना मत। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सर ये इतने भारी भारी नाम और थ्योरम सुन के तो हमारी वैसे भी जान निकलती है। ठीक है, ज्योमेट्री यहाँ आ जाता है, बच्चों के हाथ बड़े तंग होते हैं। मैथ्स उनका बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात, थ्योरम का मतलब ज्योमेट्री नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर्टी को हम थ्योरम कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत आसान बात है, मैं इतने भारी शब्दों से नहीं बोलता। एक नॉर्मल सी बात है जो आपको ना बिना इस नाम के वैसे ही पता है, वो बात को ही किसी ने नाम दे रखा है कि भाई उस खास बात को जो तुम सबको पता है उसको इस नाम से बोला करेंगे। तो खास बात क्या, देखो आपसे बुलवाता हूँ, कोई कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दो सब बच्चे, कोई भी कंपोजिट नंबर बोल दो, अलग अलग बोल सकते हो, अपने अपने मन का बोल दो। पता है ना, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जिसके दो फैक्टर नहीं है, दो से ज्यादा है, वो कंपोजिट है। मान लीजिए मैंने कहा यार मेरे को एक एग्जांपल दो ना ताकि मैं अपनी बात कह पाऊँ आपको, तो एक बच्चे ने बोला भैया चलो थोड़ा सा बड़ा और बहुत बड़ा भी नहीं, मान लो 16 या मान लो 18 लिख लो, 18 लिख लिया, है कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, मैंने बोला भैया तुम सारे बच्चे मान लो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हो और अपने अपने घर में बैठे हो, तो हर किसी ने प्राइम फैक्टर बनाए, क्या वो अलग अलग बनने चाहिए क्योंकि इतने सारे अलग बच्चों ने बनाए हैं, या सबके एक जैसे बनने चाहिए? भाई 18 के प्राइम फैक्टर मैं बनाऊंगा, या ए स्टूडेंट बनाएगा, या बी स्टूडेंट बनाएगा। ठीक है भैया, अलग अलग बनेंगे या बिल्कुल सेम बनेंगे? यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो यूनिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? यूनिक कहने का क्या मतलब है? एक जैसे बनते हैं। ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, दिल्ली में बैठ के बनाए, अमेरिका में बैठ के बनाए, यूएसए में बैठ के बनाए, कहीं भी बनाए, प्राइम फैक्टर तो यही बनेंगे। तो बुक जब इसे डिफाइन करती है तो कैसे करती है? उसके लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो क्या कहता है वो? एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, हमें हमेशा पता है। इन यूनिक वे, मेन बात यहां आती है, इन यूनिक वे। ठीक है, यूनिक वे में कर सकते हैं, एक ही तरीके से होता है, कोई भी इसके प्राइम फैक्टर बनाएगा यही बनेंगे, कुछ और नहीं बन सकते। ठीक है, बोलो ये कोई नई बात है? तुम्हें पता ही है, बोलो। सर नाम वाम नहीं पता है हमें, लेकिन तुम्हें ना पता हो तो मैं समझा नहीं सकता। तुम ये बात ना जानते हो, मैथ्स ना जानते यार, फैक्टर तुम्हें पहले बनाने आते हैं, तुम पहले ही जानते हो कोई भी बनाएगा तो 2 2 3 3 ही बनेंगे 18 के फैक्टर, तो कुछ और तो बन ही नहीं सकते। ठीक है भैया, इसी को बस एक नाम दे दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन माइंड में अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सर बात पता तो थी, अब इतना भारी नाम दे दिया तो कोई यूज होता होगा इसका? जिस बात का हमारे पास आज तक नाम नहीं था उसको एक नाम में बांध दिया गया, अब इसका क्या यूज है, इससे मैथ्स में हम क्या निकालेंगे, वो बात अभी आगे करेंगे। लेकिन दोबारा एनसीईआरटी इसकी डेफिनेशन क्या देती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन यूनिक वे, आखिरी में 3 वर्ड और जोड़ता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे अकर। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसमें थोड़ी सी कमियां निकालने की कोशिश करता हूं कि मैंने तो डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर दी कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर एक ही तरीके से बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे, और आप सबने मान लिया। मैं आपकी जगह बैठा होता ना, मैं नहीं मानता किसी भी हालत में, क्योंकि मैं बड़ा पंगेबाज स्टूडेंट था, टीचर की रिस्पेक्ट पूरी थी। ठीक है भैया, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे हम कि क्वेश्चन तो पूछने हैं। तो ऐसे पूछते थे, सर आप तो कह रहे हो कि प्राइम फैक्टर यूनिक बनेंगे, अब मान लो मैंने 6 × 3 बना दिया तो आपके तो 2 3 3 बने हुए। अब मैं आप सारे टीचर हो जाओ, मैं आपसे पंगा ले रहा हूं कि मैंने कहा तुम तो कह रहे हो यूनिक बनेंगे, तुमने कहा ना सभी ने भी यूनिक ही बनेंगे, 6 × 3 बन गए तो बोल सेम का बने तो अलग है। बोलो मेरे को गलत कैसे प्रूफ करोगे?
बोल दो, सारे बोल दो। सर बात प्राइम वेक्टर की हो रही है, गड़बड़ मत करो। प्राइम वेक्टर बनाओगे तो यही बनेंगे। आपने प्राइम बनाया नहीं, 6 प्राइम थोड़ा ही है। 6 का और तोड़ो, 6 तो और ब्रेक हो रहा है अभी। 2 3 आप प्राइम वेक्टर बनाओगे तो सर वही बनेंगे, अलग नहीं बनेंगे। ये बात क्लियर हो गई? पहला कंफ्यूजन किसी के माइंड में आता तो। अब लेकिन अब मान लो मैंने तो समझा दिया कंपोजिट नंबर के प्राइम वेक्टर ऐसे ही बनेंगे। एक बच्चा बड़ा पंगेबाज था, उसने बोला देखते हैं सर को क्या आता है। उसने बोला भैया आप तो कह रहे हो कि यूनिक बनेंगे, देखना जरा। देखो आप ही कह रहे हो यूनिक बनेंगे, बताओ। मैंने तो 3 2 3 लिख दिया, आपने 2 3 3 लिखे हैं, ठीक है, अलग नहीं बन गए? बताओ ये अलग है? मैं उस बच्चे को बोलूंगा तेरे को उल्टा कर दूं तो बदल जाएगा, तेरे को उल्टा लटका देता हूँ पंखे से, ठीक है, तू ही रहेगा ना, ठीक है। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे पीछे भी लिखे तो बात वही है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल एक एक शब्द बड़ा क्लियर बोलती है, बहुत अच्छे से बोलती है। बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर, क्या है डेफिनेशन, दोबारा सुनो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के फैक्टर बनाने हैं, इन यूनिक वे। फिर आखिरी 4 वर्ड क्या है? अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे अकर। इसमें ऑर्डर नहीं देखना, आगे पीछे वाली बात उसको नहीं देखना है। प्राइम वेक्टर बनाओगे तो यूनिक ही बनेंगे, सबके एक जैसे बनेंगे, अलग नहीं बन सकते। कहानी क्लियर है? माइंड में क्वेश्चन के साथ ही स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, वो क्वेश्चन हमारे माइंड में होना चाहिए कि सर इसका यूज क्या हो सकता है। यूनिक फैक्टर बनते हैं प्राइम, वो बात ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, अगला क्वेश्चन उसी बात पर आएगा, ठीक है। लिखो पहले स्टेटमेंट लिखो। अच्छा, नई एनसीईआरटी है तो सारे बच्चे पेज नंबर 4 निकालो, पेज नंबर 3, और ओल्ड एनसीईआरटी में भी शायद पेज 3 ही होगा। ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 3 निकालो ना, 14 पे और है ना, 3 पे ही है ना, बॉटम पे देखो, पेज नंबर 3 के बॉटम पे या सेंटर में देखो, नई ओल्ड जो भी है, क्या लिखा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पढ़ो एक बारी मेरे साथ, क्या लिखा है समझने की कोशिश करो दोबारा से कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया आपको। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। कहानी क्लियर है? पूरे को बॉक्स में बंद कर दो, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए। एमसीक्यू में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? सिर्फ डेफिनेशन ही कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बताती है, ठीक है। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक वे में बनते हैं। पहले बॉक्स में बंद कर लो, लिखेंगे बाद में। अब इसे अपने हाथ से लिखना शुरू कर दो, किताब को साइड रख दो, लिखो, जो बोल रहा हूं उसे सुन के लिखो। एवरी कंपोजिट नंबर, अगर आप अपने मन से बना के लिख सकते हो तो बना के लिख दो, मेरे सुनने का इंतजार मत करना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। Every composite number can be factorized as the product of prime in unique way, apart from order in which they occur. Fundamental theorem of arithmetic. Done? किसी को कुछ पूछना है इस थ्योरम के बारे में? क्लियर है? सारे बोलो, क्या रफ बोल दो। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर अलग अलग बनेंगे या यूनिक बनेंगे? दोबारा बोलो, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर के यूनिक बनेंगे। कंपोजिट पूरा दोबारा बोलो। अब अपनी लैंग्वेज में बोल देना इसे, जो भी पेपर में पूछे तो। वापस आ जाओ, पेन मत चलाइएगा। देखिए जल्दबाजी में समझाना है, 2 तरीकों से समझाता हूँ, एक नॉर्मल टीचर होके, एक जैसा मैं हूं वैसा होके, ठीक है भैया? ध्यान से सुनना। उसने बोला 6 की पावर n, पढ़ लो पहले ध्यान से, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा कह रहे पता नहीं सर क्या अजीब अभी शब्दों में लिखा है, 6 तो समझ में आ रहा है कोई नंबर है, पावर n तो कोई वेरिएबल हो गया, इसका तो कोई मतलब दिया नहीं तुमने भाई, नहीं दिया उसने बोला n का मतलब क्या लेना है आपको। लेकिन आप में से आधे बच्चे थोड़ा सा तकलीफ में होंगे, उनको सोचना अच्छा आता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। मैं एक बार ये सबको बता दूं, आप जितने मर्जी अपने आप को कमजोर मान लेना, सिर्फ आपको मैं इसमें 10 बातें नहीं पता इसलिए आप कमजोर हो। सोचना सबको एक जैसा आता है, और वो 10 बातें आपको पता है तो आप 90+ हो। सिर्फ 10 बातें, 10 बातों में से पहली पकड़ो, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं?
सर कंप्लीट नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, सबको पता है ना। वापस आ जाओ, बोल रहे 6 की पावर n, ठीक है 6 क्लियर हो रहा था, पावर पर n आ गया, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन लगी, तो मैंने आगे पीछे क्वेश्चन पढ़ा तो उसने बताया भाई n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, तो ठीक है, फिर माइंड में आया, थोड़ा बच्चों की तरह रफ करके समझ रहे हैं, तो 6 की पावर n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर मतलब n 1 भी हो सकता है, तो क्या 1 ही हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। सर जो मर्जी हो सकता है तो जितना मर्जी बड़ी भी लिख लो आपसे, तो ही ना इतने सारे क्वेश्चन एक ही बारी में पूछ रहा है कि 6 की पावर n की जगह जो मर्जी नंबर लिख और सॉल्व करके बता जो आंसर आएंगे, जो आंसर आएंगे, क्या कोई भी आंसर ऐसा हो सकता है जो 0 पर एंड हो जाए। यहाँ इसने मेरे से पंगा ले लिया, आप अपनी बात छोड़ो, बीइंग अ टीचर मेरे लिए तकलीफ है अगर मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। भाई मैं 6 की पावर 1 सॉल्व कर लूंगा, 6 0 पर एंड नहीं हो रहा, मैं बता दूंगा, एक नंबर पूछो मेरे से, लेकिन 6 की पावर सिर्फ 1 है या कुछ भी हो सकती है, n है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकती है, तो 6 की पावर 2 हो गई, तो 6 की पावर 3 हो गई, तो 6 की पावर 4 हो गई, तो जाने दो, ठीक है। सर कुछ भी आता रहेगा, आप 4-5 नंबरों पे तो चेक कर लोगे, देख लोगे 0 पर एंड हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो सर कोई बहुत बड़ी पावर पे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या पता, हम सारी पावर थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर हमसे उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा, जबकि कुछ तेज बच्चे हैं बेचारे बोलेंगे नहीं, जबकि वो कहेंगे भैया दिख तो रहा है 6 को पावर 1 पे सॉल्व किया, यूनिट इज 6, पावर 2 पे भी सॉल्व किया तो कहाँ एंड हुआ 6, पावर 3 पे भी सॉल्व किया तो कहाँ एंड हुआ, तो सर ये तो पैटर्न नहीं हो गया, जितनी मर्जी बड़ी पावर पे सॉल्व करोगे हमेशा किस पे एंड होगा, तो ये 0 पर एंड, तो भाई फिर मैं यही क्वेश्चन करा पाऊंगा, एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं, सारे नहीं करा पाऊंगा, ये घटिया तरीका है, ऐसे नहीं पढ़ना 10th। दोबारा वापस आओ, मैं कह रहा हूँ अभी भी आप पढ़ जाओ, नहीं सर आप तो मतलब 4 नंबर सॉल्व करके रूल थोड़ी सेट कर दोगे, बहुत बड़ी पावर पे सॉल्व किया, मैं भी पता नहीं क्या है, हम कैसे गए, वो 0 पर एंड हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सर अभी हमारा क्वेश्चन बीच में है, क्योंकि यहाँ ये बात सही है, कुछ स्कूल टीचर ऐसे कराते हैं, ध्यान देना स्कूलों में हो गया हो कि बेटा देख पावर 1 पावर 2 पावर 3 पे सॉल्व करके देख ले, ये तो 6 पे एंड हो रहा है, तो जितनी मर्जी बड़ी पावर पे सॉल्व होगा 6 पे ही एंड होगा, यानी ये 0 पर एंड नहीं होगा, तो गलत नहीं है कोई टीचर ऐसे कह दे तो, लेकिन यार जब क्वेश्चन बदल कर आएगा बोर्ड में, 15 की पावर n 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा, 8 की पावर n 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा, 12 की पावर n 0 पर एंड होगा या नहीं, कोई भी नंबर दे देगा वो, और ये ना ये 15 को अलग अलग पावर पे सॉल्व करो, वो कभी 1 पे ऐड हो रहा है, कभी 2 पे हो रहा है, कभी 3 पे हो रहा है, कभी 5 पे हो रहा है, ठीक है भैया। तो अब क्या पता 0 पर होगा कि नहीं होगा, तो ये इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पहले ये क्लियर है। वापस आओ, तो सर करेंगे कैसे, आपने तो कंफ्यूज ही कर दिया, तो भाई कंफ्यूजन है तो पहले कंफ्यूजन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, और मैं मान लो पहली बारी कर रहा होता तो मेरे से नहीं हो रहा था, तो जब पहली बारी मैंने करा तो मैंने कहा यार ये नहीं पता लग रहा 6 की पावर n 0 पर एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उल्टा करते हैं। उल्टा क्या, जब मैथ्स हमारा फंस जाता है, हमारे इस एरिया में झंडे वाला मंदिर एक फेमस मंदिर है, उसमें दर्शन करने कितने बच्चे आज तक कभी ना कभी गए हैं, लगभग सारे, नवरात्रों में जाते हो भीड़ ज़्यादा, तो अब आपको जल्दी दर्शन करने हो, कभी क्या कर रहे हो तो चीटिंग करके बता दो असली बात, लाइन तोड़ने का तो आजकल ऑप्शन ही नहीं है बहन, कहाँ वो कितने सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। सर जहाँ से निकल रहे होते हैं ना, उल्टा रास्ता सर जहाँ से निकल रहे होते हैं वहाँ से एंट्री मारी और बस हो गया काम, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो मैथ्स में जब सीधी बात नहीं बन रही होती, कई बार हम उल्टी बना देते हैं, समझना समझाना बहुत आसान है। ये 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन 51,430 बोलो 0 पर एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई रैंडम नंबर लिखा है ऐसे अपने मन से, कोई भी नंबर जो किस पे एंड हो रहा है 0 पे। अब मैं मान लो इसके फैक्टर करूं, तो इसके फैक्टर इंटू 10 ब्रेक हो सकता है कि नहीं, सोचो। इस नंबर को छोड़ो क्या बनेंगे, हम नहीं दिमाग लगा रहे, लास्ट में 0 है तो इंटू 10 तो ब्रेक कर ही सकते हो ना। अच्छा 10 के भी अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे, इतनी बात समझ में आती है सबको कि कोई नंबर जो 0 पर एंड होता है उसके फैक्टर में 10 जरूर आएगा, और 10 आएगा तो 10 के फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा। अब इसे उल्टा बोलो सारे बच्चे, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ गया तो उससे क्या बनेगा, और अगर 10 बन गया तो मल्टीप्लाई होकर किस पे एंड होगा, यानी तुमने एक रूल बना दिया, सर जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएगा ना, जब 2 और 5 आएगा दोनों आएंगे तो दोनों से मिलकर मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो मल्टीप्लाई होकर वो 0 पर एंड होगा, अदरवाइज वो 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो भैया फिर तो बड़ा आसान है क्वेश्चन, फिर तो अब कुछ भी नहीं है,
6 की पावर n 0 पर एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं पावर पे ध्यान ही नहीं लगा रहा भाई, पावर तो कुछ भी है, n का मतलब कुछ भी है, जाने दो। 6 के वेक्टर बना लो, बोलो क्या है। अब बताओ यहाँ 2 तो है, 3 भी है, लेकिन 5, यानी बताओ इसमें 10 बन सकता है, नहीं बन सकता, यानी ये 0 पर एंड नहीं होगा। हो गया आंसर। कहानी क्लियर है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल टीचर पढ़ाएगा तो ऐसे पढ़ाएगा, ठीक है। अभी बेटर कुछ नहीं करा हमने, ठीक है। तुम्हें लगता है हमने तो समझ ली मैथ्स, ऐसे नहीं होती असली मैथ्स। असली मैथ्स के लिए भी अंदर घुसना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले करा दो, रफ समझ में आ जाए कम से कम आपको। बेटर बात बाद में करेंगे। अब मैंने कल को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, बेटा ये बताओ 8 की पावर n 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। ये तो क्लियर है ना, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 लाख, 1 करोड़, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। तो 8 को मैं जिस मर्जी पावर पे सॉल्व करूं तो ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा यार, पता नहीं कितना बड़ा नंबर आ जाए, और पता नहीं वो 0 पर एंड हो या ना हो, मैं ऐसे कैसे बताऊं। तो इतने में एक शाने बच्चे ने बोला भैया पावर को रहने तो, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी बड़ी जितनी मर्जी छोटी, आप बेस के फैक्टर बना लो, 8 के प्राइम फैक्टर बना लो, 2 2 2। बताओ 0 पर एंड होने के लिए इसमें 10 होना चाहिए, और 10 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 2 और 5। इसमें 2 है लेकिन, तो ये कभी भी 0 पर एंड। कहानी क्लियर है? तो यानी आप ये बोल सकते हो अभी कि इसमें इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा, इसलिए 0 पर एंड नहीं होगा, इसके प्राइम फैक्टर में भी 5 नहीं आ रहा, इसलिए 0 पर एंड। अब नॉर्मल टीचर नॉर्मल बच्चे, अभी कोई खास बात नहीं हुई है, ध्यान देना। लेकिन एक क्वेश्चन और करा दो, 15 की पावर n 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा, प्राइम फैक्टर करो। पावर तो n जो मर्जी रखो, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा पावर से। आप तो बेस देखो, 10 होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, अब की बारी 5 है, लेकिन यानी ये नंबर भी जितनी मर्जी बड़ी पावर पे कभी भी सॉल्व कर लो, 0 पर एंड। अब हम कहें भैया सेक्शन बी में आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते 0 पर एंड नहीं होगा। सेक्शन बी में सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब नहीं होता, हाँ तो क्यों हाँ, नहीं तो क्यों नहीं, रीजन देने पड़ते हैं। तो 0 पर तो एंड नहीं होगा, रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए 0 पर एंड। समझ में तो सबको आ गया ना। अब इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप में से कोई बहुत मशीनी बच्चा हो जिसका जबरदस्त दिमाग चलता हो, वो मेरे को ही फंसा देगा इसी वक्त, ठीक है। वो क्या बताएगा, बोलेगा भैया आप ये कह रहे हो कि देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, सारे दिमाग लगाना। अभी आपको देखो क्वेश्चन पुट करने भी नहीं आते, कि आप ये कह रहे हो इसमें 2 तो है और 5 नहीं है, तो वह मान ली आपकी बात, 2 और 5 नहीं है तो चलो 10 नहीं बनेगा, 0 पर नहीं एंड होगा, ये बात आपकी मान ली। लेकिन आपने पावर का तो ध्यान ही नहीं दिलाया, आप बच्चों के साथ चीटिंग कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ। बताओ यहाँ ये n का मतलब क्या है, तो मैंने बोला बेटा पावर है। बोल रहा मान लो किसी बच्चे ने मेरे को बोला मैं पावर 1000 ले सकता हूँ, मैंने कहा हाँ ले सकते हो, मना तो नहीं है। तो फिर उसने बोला भैया ये था 6 की पावर 1000 का मतलब क्या हुआ, सारे बोलो 6 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है। सर 6 को 1000 बारी मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। उस बहुत बड़े नंबर के जब हम फैक्टर बनाए, तो मान लो फैक्टर बनाने में दोबारा 5 आ जाए, अब आ जाए। आप तो खाली बेस को सोच रहे हो ना, आप पावर का तो हिसाब किताब ही नहीं लगा रहे। आपने तो बेस दिखा दिया कि 2 और 3 है यहाँ पे, और 5 नहीं है, इसलिए 10 नहीं बनेगा, इसलिए 0 पर एंड नहीं होगा। पावर को कौन सोचेगा, पावर तो कुछ भी हो सकती है, उतनी बारी मल्टीप्लाई करके तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। और बहुत बड़े नंबर के हमने प्राइम फैक्टर बनाए, तो मान लो उसमें फिर 5 आ गया, तो फिर तो इसमें 2 भी है और फिर तो इसमें 5 भी आ जाएगा, फिर तो ये 0 पर एंड हो सकता है। तो पूरा सोचा ही नहीं, आप बच्चों को पूरी बात ही नहीं बता रहे, ऐसे ही खत्म करा दे रहे हो, ठीक है। किसने सोचा ऐसा कुछ, तो ऐसा सोचा करो, क्वेश्चन बना बना के पूछा करो, क्या कंफ्यूजन हो सकती है उसके अंदर। अब इसका जवाब हमने फालतू में नहीं पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जब किसी साइंटिस्ट को इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा ना, नॉर्मल टीचर नॉर्मल बच्चे को करना होगा तो ऐसे ही खत्म कर देगा कि भाई इसमें 10 होने के लिए 2 5 होना चाहिए, 2 है लेकिन 5 नहीं है। जब किसी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन को करना होगा तो उसको तो रूल बनाना है, तो पूरा सोचेगा यार एक बारी बताओ n का मतलब क्या है, कोई एक नंबर या जो मर्जी, एक बारी 1000 ले लो, इसका मतलब ब्रैकेट खोलो, एक बारी n का मतलब सारे 1000 सोचना है ना, हटा दिया मैंने, ब्रैकेट खोलो तो 2 कितनी बारी आएगा 1000, और 3 भी कितनी बारी आएगा, ये तो पता ही होगा ना, पावर दोनों के ऊपर आ जाती है, बीच में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है भैया। अच्छा अब मैंने 2 को 1000 बारी मल्टीप्लाई किया, बहुत बड़ा नंबर, 3 को 1000 बारी मल्टीप्लाई किया, बहुत बड़ा नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और बड़ा नंबर, उसके प्राइम फैक्टर मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, तुम्हारे पापा बनाएंगे, मम्मी बनाएंगे, अंकल बनाएंगे, अलग अलग बनेंगे या वापस सेम बनेंगे। जब वापस सेम बनेंगे तो क्या इसमें 5 आ जाएगा या 2 ही रहेगा, वापस भाई ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, उसके प्राइम फैक्टर दोबारा किसी ने बनाए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर अलग अलग बनते हैं, यूनिक बनते हैं,
जो मर्जी बनाए, जहां मर्जी बैठ के बनाए, अलग अलग पर्सन बनाए, हमेशा वही बनेंगे। तो पहले ही 2 1000 बारी था तो वापस भी क्या आएगा, 2 1000 बारी आएगा। पहले ही 3 1000 बारी था, उसको मल्टीप्लाई करके जो बड़ा नंबर बनेगा उसके दोबारा फैक्टर बनाऊंगा तो अलग बनेंगे, तो वापस सेम आएंगे। जब वापस सेम ही आने हैं तो भैया इसमें 5 आएगा कैसे, आ ही नहीं सकता। पूरा सोचा, कहानी क्लियर है भैया। ऐसे थोड़ा सा शुरू में तो टाइम लगेगा, 5-10 क्लास, ज़्यादा सोच सोच के जाओगे तो फिर अनोखे बन जाओगे। ठीक है भैया। अब सर इतना लिखना पड़ेगा कि अब हमें अगर बेटर बनना है तो मान लो, नहीं इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आसान तो उतना ही है जैसे शुरू में हुआ था। जल्दी बताओ, वो कह रहा था 6 की पावर n 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। अब बस बेस के फैक्टर बनाए, पूरे की पावर n है, होल पावर ब्रैकेट डाल के होल पावर n ही लिख दो। अब बताओ 10 होने के लिए, 0 पर एंड होने के लिए इसमें 10 होना चाहिए, और 10 होने के लिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, 2 और क्या नहीं है। तो एक घटिया रीजन तो मैं लिखवा दूं, इसमें 5 नहीं है इसलिए 0 पर एंड नहीं होगा, लगभग लगभग चल जाएगा। श्याना टीचर चेक करेगा, नंबर काट देगा। बस एक वर्ड जोड़ना है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 कांट बी फैक्टर ऑफ 6 पावर n, देयरफॉर 6 पावर n डज नॉट एंड विद 0। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है के अकॉर्डिंग इसका फैक्टर क्या नहीं हो सकता, 5। बच्चे बोल रहे भैया क्यों नहीं हो सकता, भाई सब कुछ थोड़ी लिख के देंगे हम, समझ आप पूरा लो, लिखेंगे नहीं सब कुछ हम। यार इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 बने हैं तो कुछ अलग बनेंगे दोबारा बनाने पे, यार 2 और 3 ही बनेंगे, चाहे पावर जो मर्जी हो, 1 लाख हो 1 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ेगा। 2 की पावर 1 करोड़ मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दोबारा फैक्टर बनाओगे वही बनेंगे तो 5 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, कौन सी थ्योरम है इसकी वजह, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। तो बस इतना ही लिखेंगे भैया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग जो फैक्टर है वही रहेंगे, बदल नहीं सकते। इसलिए इसमें 5 नहीं है तो आएगा भी नहीं, इसलिए 0 पर भी एंड नहीं होगा। कहानी क्लियर है, करो पहले सिर्फ इसे ही करो। ऐसे लिखना है 6 की पावर n, बेस के फैक्टर बना दिए 2 × 3 की होल पावर n, और आगे रीजन मेरे को सुन के लिखो सारे बच्चे। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, रीजन लिख लीजिए पहले, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, according to fundamental theorem of arithmetic 5 cannot be factor of 5 cannot be factor of 6 power n, cannot be factor of 6 power n, therefore 6 power n does not end with 0, therefore 6 power n does not एंड विद 0। कोई कंफ्यूजन किसी को बोलिए, किसी को भी कंफ्यूजन तो बोलिए। असाइनमेंट निकालिए, दोनों चीजें साथ रखना, असाइनमेंट एनसीईआरटी दोनों इकट्ठी चलती रहेंगी। आपका असाइनमेंट कहाँ गया, अब जो जो क्वेश्चन कह रहा हूं सिर्फ वो देखना, बीच बीच में से थोड़ा जंप लगा के देखेंगे। सारे बच्चे पेज नंबर 2 राइट साइड वाले पेज पे आ जाओ। शिव भाई अगली बारी से इसमें पेज नंबर भी डालना है, 5-6 निकाल दो, 10 निकाल दो तो काम आनी है। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो फटाफट से, रीड कर लो सारे मेरे साथ साथ। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, n का मतलब वही बता रखा है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। देन 12 पावर n, देखो पावर सही से पढ़ने में नहीं आ रही, वो कोमा से लग रहे हैं। 12 की पावर n है वो, 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद, बोलता है 12 की पावर n किस डिजिट पे एंड नहीं होगी। एक मिनट 12 की पावर n किस डिजिट पे एंड नहीं होगी। ठीक है भैया, बड़े तेज हो यार, इतनी जल्दी बता देते हो, थोड़ा तो कर लो। 12 के पहले प्राइम फैक्टर बना लो, होल पावर n एज इट इज, प्राइम फैक्टर बनाना। अब बताओ आपने 12 के प्राइम फैक्टर बनाए हैं, कोई भी बनाए, मैं बनाऊं आप बनाओ, अलग अलग बनेंगे यही बनेंगे। अच्छा 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, बोलो, कुछ खास बोलवाऊंगा आपसे, क्या है, 2 2 3। क्या ये एक्चुअली 12 था या 12 की पावर n था। n का मतलब माइंड में सोचो कोई भी नंबर हो सकता है, तो यानी ये बेस पे तो फैक्टर दिख गए, यानी ये 2 एक बारी है n टाइम्स है, बोलो 2 एक बारी है, 2 की पावर n है, ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, 3 की पावर n है। पहला 2 भी n टाइम है, दूसरा 2 भी n टाइम है, और तीसरा 3 भी n टाइम है। ठीक है भैया, लेकिन इन सबको मल्टीप्लाई कर ले, कोई n का मतलब जो मर्जी रख लो, मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर बन गया। बहुत बड़े नंबर के प्राइम फैक्टर दोबारा बनाएंगे, अलग बनेंगे, यही बनेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। तो बताओ फिर इसमें 5 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। 2 तो है लेकिन 5 तो नहीं है, ना कभी आएगा, इसलिए 0 पर एंड। कहानी क्लियर है भैया। तो क्या लिखोगे कि इसमें 5 नहीं आ सकता, इसलिए 0 पर एंड नहीं होगा,
या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता? रीजन देना भी बेटर है। ठीक है भैया, तो लिखो सारे फटाफट इसको भी। ठीक है, असाइनमेंट ऐसे लिख लिया करो, असाइनमेंट को जहां भी क्वेश्चन आता है ए एमसीक्यू मान के मत करो बच्चे कि एक ऑप्शन दिख गई बस ठीक हो गया, ऐसे नहीं, प्रॉपर लिख के करो, सब्जेक्टिव मान के करो। लिखो पहले प्राइम फैक्टर बनाओ और फिर लिखो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कर ले भाई, 12 के प्राइम फैक्टर बना लिए, 2 2 3। वो बोल रहा है इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो कोई बहुत बड़ा आंसर आ सकता है, क्योंकि एन का मतलब कोई भी नंबर लेना है, 1 2 1000 लाख कुछ भी। तो 12 की पावर 1 सॉल्व करो, 12 की पावर 2 सॉल्व करो, 12 की पावर 1000 सॉल्व करो, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। उनमें से कोई भी आंसर 0 पर एंड होगा क्या? कहाँ एंड होगा? उसने तो ऑप्शन दी हुई है कि कहाँ एंड होगा, आगे भी तो पलट। ठीक है, तो बोल रहा है किस डिजिट पे एंड होगा, मुझे क्या पता 2 पे होगा, 4 पे होगा, किस पे नहीं होगा, किस पे नहीं होगा बोला है, कैन नॉट एंड विद। ठीक है, तो हमने 12 के प्राइम फैक्टर बना लिए, ये तो क्लियर था। 0 पर एंड होने के लिए 10 बनना चाहिए और 10 बनने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, तो क्या है 0 पर एंड होगा। लेकिन हमने कहा नहीं होगा, वो तो ठीक है, तो ऑप्शन मिल गई, कहाँ एंड नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में करना हो भाई, एमसीक्यू में तो ऑप्शन आंसर सही हो गया, सब्जेक्टिव में तो रीजन लिखना पड़ेगा ना। तो रीजन में मैंने कह दिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है फैक्टर जो बनेंगे वही बनेंगे, अलग बन ही नहीं सकते, तो इसमें 5 आ ही नहीं सकता। तो इतनी बड़ी कहानी थोड़ी बोलूंगा, सीधा बोलूंगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लिखो फटाफट, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 12 पावर n, 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 12 पावर n implies that 12 पावर n does not end with 0। सिर्फ अगला क्वेश्चन आपने देखना है, एक पेज और पलट लो आगे। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 कैन नॉट बी, सेम ऊपर वाला ही रीजन है बच्चे, 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 12 पावर n थ्योरम, 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 12 पावर n, therefore 12 पावर n does not end with 0। बोलो। नहीं नहीं नहीं, हम जो भी लिख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लिख रहे हैं, 20 का 21 ही लिख रहे हैं, 19 हम कभी नहीं करेंगे, तो उससे ज़्यादा और लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बस एक रीड करना, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 देखना, खो गया आपका। शो दैट द नंबर ऑफ द फॉर्म 6 पावर n, पावर पढ़ने में नहीं आ रही तो n बना लेना बच्चों से। 6 पावर n, आगे पढ़ना जरा क्या लिखा है, देखो थोड़ा अजीब से कोई अल्फाबेट लिखे हैं। 6 पावर n वेयर n आगे क्या, यूरोज ऐसे ही होता है, और क्या, जितना आता है उतना ही तो करेंगे। इधर देखो वैसे वहां सही नहीं लिखा है, ठीक है। एक्चुअली ये किसी पीडीएफ से एआई को यूज करके कन्वर्टेबल टेक्स्ट एडिटेबल फाइल बनवाई हुई है हमने, तो उसमें उसने एक सिंबल बदल दिया, ठीक है। यूरो वाला साइन तो नहीं आएगा इसमें, ये वाला साइन आता है जिसे हम बिलोंग रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, ठीक है। ग्रीक अल्फाबेट है, वैसे ग्रीक अल्फाबेट इसे एलिप्सन कहा जाता है, लेकिन ये बहुत फालतू बात हो जाएगी आपके लिए भी, आप छोटे बच्चे हो, तो बस आप इतना ध्यान देना, ये वाला साइन ई जैसा साइन आ जाए तो इसे क्या रीड करते हैं मैथ्स में, बिलोंग, ठीक है। एन बिलोंग्स कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को, यानी एन का मतलब बता रहा है भाई कि एन नेचुरल नंबर है। तो वही क्वेश्चन है, अभी करो तो है, हो गया ना ये वाला, एनसीईआरटी वाला हो गया है। तो आगे देखो कोई और तो अभी है नहीं, अब वापिस छोड़ दो इसे और एनसीईआरटी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी सामने देखेंगे फटाफट से, ध्यान दो। 7 × 11 × 13 + 13, ये एक नंबर दिया है, बोल रहा है आप बता दो प्राइम है या कंपोजिट है। मैं इसे कैसे बता दूं ये प्राइम है या कंपोजिट है, हमें इतना तो पता है, सारे जल्दी जल्दी बोलना। प्राइम नंबर वो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर वो जिसके, और फैक्टर तो आप समझते होंगे ना, जैसे 12 के फैक्टर, तो एक बारी बस ये बता दो, मैंने 12 का ऐसे ब्रेक करा, या 12 का तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 + 2 भी तो 12 ही होता है। तो 12 के फैक्टर 10 और 2 है या 2 2 3 है। सर फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में ब्रेक करना, प्लस माइनस में ब्रेक करके आप फैक्टर नहीं बोल सकते। एक्चुअली फैक्टर वो नंबर होता है जो 12 को डिवाइड कर दे, तो डिवाइड तो वो करेगा जब आप मल्टीप्लाई में ब्रेक करोगे। 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो पक्का इसे पहला 2 भी डिवाइड कर सकता है, दूसरा 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है।
ये कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, तो एक बार ही बताना कोई नंबर, ध्यान से सोचो बच्चों, अगर कल को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने इसलिए टाइम ज्यादा ले रहे हैं, कोई नंबर में नंबर छुपा गया आपसे, मैंने लेकिन ना उसका कुछ भी ऐसे ब्रेक करके दिया, मैं नहीं बता रहा फैक्टर है या नहीं है, आप चेक करके बताओ, अगर इसकी ब्रेकेज ये है तो बीच में साइन क्या दिख रहे हैं आपको? तो ये सारे इस नंबर के ये सारे क्या हुए? फैक्टर। लेकिन अगर मैं एक चीटिंग कर दूं, कहीं मल्टीप्लाई वगैरह लिख के कहीं बीच में प्लस भी लिख दूं, तो बोलो क्या इस नंबर के ये सारे फैक्टर हैं? नहीं सर, बीच में प्लस तो आना ही नहीं चाहिए। अब कोई ऐसे देखो 10 के फैक्टर ऐसे तो 2 5 10 होते हैं। मैंने एक चीटिंग की, मैंने बोला 10 को 6 + 4 लिख सकते हो, बच्चे ने कहा लिख सकते हैं, 6 + 4 = 10। ठीक है, बच्चा बोलेगा फैक्टर नहीं मानूंगा मैं, प्लस में लिखा आपने। अब मैंने थोड़ा सा और चीटिंग कर दी, मैंने मल्टीप्लाई दिखाने के लिए 6 को 2 × 3 कर दिया, +4 मैंने ऐसे लिख दिया, गलत तो लिखा नहीं अभी तक मैंने कुछ। और अब मैंने बोला देख अब तो बीच में मल्टीप्लाई दिख गया तेरे को, यानी 10 का फैक्टर तो 3 भी है। अब सही है गलत है? सर 10 का फैक्टर 3 तब होगा जब 3 से डिवाइड होगा, 10 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि बीच में क्या चल रहा है? अगर यहाँ सारे मल्टीप्लाई होते और उन सबको मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा होता तो पक्का ये कोई भी 10 का फैक्टर बोला जाता, लेकिन बीच में प्लस आ गया है इसलिए इनमें से कोई भी 10 का फैक्टर नहीं है। ये कहानी क्लियर है भैया? वापस तो बताओ, ये कोई नंबर होगा वो तो छुपा लिया इसने हमसे, एनसीईआरटी ने उस नंबर को कुछ ब्रेक करके दिया है। ब्रेक का मैं नाम नहीं दे रहा कि फैक्टर ही लिखे हैं, भाई कोई जरूरी नहीं है फैक्टर ही है, बस उस नंबर को ब्रेक करके प्लस में मल्टीप्लाई में ब्रेक करके दे दिया। बोल रहा बताओ ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? यार ये तो पूछा नहीं है तुमने कंपोजिट है या नहीं है, इसको सॉल्व करके एक नंबर बनेगा ना, वो पूछा है कंपोजिट नंबर है या नहीं है, और वो नंबर कंपोजिट था जब उसके कितने फैक्टर? 2 से ज्यादा। तो भैया मैं अभी तो बता ही नहीं सकता ये उस नंबर के फैक्टर थोड़ी हैं, क्योंकि बीच में क्या बैठा हुआ है। अगर सारा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई साइन होता तो मैं अभी बोल देता, आप भी बोल देते सर 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, तो फिर तो ये कंपोजिट हो गया। तो यानी पहले मैं प्लस निपटा लूं, यानी एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए जो मैं नहीं करूंगा? करना क्या चाहिए? इन सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए पहले। बॉड मास रूल किस किस बच्चे को पता है? किसको नहीं पता शर्म मत करना, किसको बॉड मास रूल नहीं पता? आप पक्का 90+ कभी भी ले सकते थे, लेकिन जिंदगी में नहीं आएंगे आपके अगर आपको ये एक छोटा सा रूल नहीं पता। एक बात और, जिन बच्चों को पता है वो फिर एक बार याद खड़े कर दो। आपको बिल्कुल बॉड मास रूल नहीं आता, भूल जाना, गारंटी से बता रहा हूं। आज नहीं गलत प्रूफ करूंगा, पहले 2-3 चैप्टर करा दूं फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा बॉड मास रूल एक्चुअली क्या होता है। आज मैं वही बोल रहा हूं जो आपको भी पता है, आज सीक्रेट नहीं खोल रहा है इस रूल के में। ठीक है, एक्चुअली बच्चा बोलेगा सर जो 2-4 बच्चे हैं कि हम तो भूल गए सर बॉड मास रूल क्या था। मैथ्स में बहुत सारे नंबरों के बीच में प्लस भी आ गया, कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं मल्टीप्लाई कहीं डिवाइड और कहीं ब्रैकेट भी। तो पहले क्या करें? पहले प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ब्रैकेट सॉल्व करें, पहले क्या करें? तो बॉडमास एक वर्ड है जो हमें ऑर्डर बताता है पहले क्या करना है। बी एक्सटेंड करता है ब्रैकेट को, सबसे पहले ब्रैकेट खोलने होते हैं, लेकिन कोई भी ब्रैकेट तब खुलता है जब ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर बने। जैसे छोटी क्लास याद करो, मैथ ठीक करने बैठे हो ना, ऐसा कुछ दे दिया मैंने, आप बोल रहे हो भैया आपने कहा, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, आपने कहा बॉडमास रूल सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, खोल दूं ब्रैकेट, हटा दूं ब्रैकेट? नहीं, ब्रैकेट ऐसे नहीं खुलता, ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर हो तब खुलेगा ब्रैकेट। तो पहले 3 - 1 क्या करना पड़ेगा? या तो कह दो कि ब्रैकेट खोलना है या कह दो ब्रैकेट सॉल्व करना है, एक ही बात होती है। ठीक है भैया, तो 3 - 1 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, और ब्रैकेट में भी मैं अंदर नहीं जा रहा, अब रूल के ब्रैकेट में भी ऑर्डर होते हैं, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट। ठीक है, जाने दो। फिर उसके बाद ये छोटी क्लास की बात थी कि ओ का मतलब ऑफ होता है और ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं, ये अब हमारा 10th और ऑनवर्ड यूज नहीं होता। लेकिन डी का मतलब क्या है? उसके बाद जिन नंबरों के बीच में डिवाइड है पहले उन्हें सॉल्व होगा, जब वो सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद ऐड, उसके बाद याद आ गया होगा, पढ़ा तो कभी ना कभी होगा ही आपने। अब वापस आ जाओ, तो मेरे को इसको पहले सिंगल नंबर बनाना है, तो मैं पहले ऐड करूं या पहले मल्टीप्लाई? बॉडमास में एम मल्टीप्लाई पहले है, ए ऐड बाद में है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड। तो भैया करना तो मुझे ये चाहिए कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लूं, सिंगल नंबर बन जाएगा, उसमें 13 ऐड कर दूं, फिर सिंगल नंबर बन जाएगा, फिर मैं उसके प्राइम फैक्टर बना लूं, और वो प्राइम फैक्टर मेरे 2 से ज्यादा बन गए तो पक्का है कंपोजिट नंबर है, और वो प्राइम फैक्टर 2 ही बने तो ये प्राइम है। नॉर्मल बात है, पक्का। पूरा बैच ये क्वेश्चन मेरे को आराम से करा सकता है ना। एक मैं समझा देता हूँ, दूसरे पे चैलेंज दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट पे इसी क्वेश्चन में पूरे बैच को फंसा लूंगा मैं। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करो? नहीं सर आप एक समझा दो बस, दूसरा तो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आओ देखो जरा।
तो यार थोड़ा सा टाइम जल्दी भी करना है, तो मैं क्यों इन सबको मल्टीप्लाई करूं, मेरे को बच्चा ही टोक देगा भैया देखो तो इस ग्रुप में और उस ग्रुप में 13 तो कॉमन ही आ रहा है, इनके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 इंटू 1 तो कह सकते हो 13 को, तो 13 दोनों के पास है यार, कॉमन ले लो, अंदर कम नंबर बच जाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो भी बात ठीक है। तो 13 कॉमन ले लिया, बोलो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 निकाला तो 13 बन रहा 13, 1 बच गया, प्लस यहाँ से 13 निकाला तो क्या बचा 1। किसी को कंफ्यूजन कॉमन लेने में? फिर 13 यहाँ बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, ये प्लस निपटाना है आपको, तो 11 7 का क्या हो जाएगा 77 प्लस 1, अब आराम से प्लस तो निपट गया 77 प्लस 1। अब कोई भी समझदार बच्चा बताओ, मेरे को ये चेक करना था कि जो ओरिजिनल नंबर है वो प्राइम है या कंपोजिट है, उसके लिए मेरे को उसके फैक्टर बनाने थे, फैक्टर मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई में ब्रेक करना था। अब बताओ प्लस बचा है, खत्म हो चुका है, तो अब मैं इसे पहले मल्टीप्लाई करूं बाद में फैक्टर बनाऊं, या फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, बस और बन रहे हैं तो और बना लो सर, कि टीचर को बना के दिखा दो, ज्यादा बन रहे हैं 2 से ज्यादा बन रहे हैं तो फिर तो ये कंपोजिट नंबर है, यही हो गया। तो यार 13 तो प्राइम है और बनेंगे नहीं, 78 हम माइंड में ही देख रहे हैं, रफ नोट आपने देख लिया कि 78 के अच्छे से और बन रहे हैं, तो और क्या क्या बन गए 2 इंटू 3 इंटू। अब बताओ इस नंबर के जो फैक्टर है, अब फैक्टर है, शुरू में फैक्टर नहीं थे, बीच में प्लस था, हमने कैलकुलेशन करते हुए प्लस निपटा दिया और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में ब्रेक मारा, ये ब्रेक हुआ। अब तो ये सारे फैक्टर हैं, फैक्टर 2 हैं 2 से ज्यादा है, यानी ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है। इतना आसान क्वेश्चन है जिसमें मैंने इतना सारा टाइम ले लिया, तो बस मैं अब अपने टीचर को यह लिखूंगा कि ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन इंप्लाई क्या कर रही है, 9 नंबर ऑफ फैक्टर्स आर मोर देन 2, है ना, फैक्टर 2 से ज्यादा है, इंप्लाइज दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, पेन मत चलाना, किसी को कंफ्यूजन है पहले बोलो। ठीक है, अगर मैं कहीं भी रुका हूं, मेरी स्पीड काफी स्लो हो गई है, मैं घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है बहुत आसान बात है, पता नहीं इतना क्यों धीरे कर रहे हैं, ये आप सबसे शाने भी होंगे तो बोर्ड में गलत करोगे ये क्वेश्चन, इसलिए मैं रुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान दिला रहा हूं, देखो गलत होने की पॉसिबिलिटी। सेकंड पार्ट उसी क्वेश्चन का बोल रहा है, ये वाला भी बता दो भाई प्राइम है कि कंपोजिट। अब कुछ भी नहीं है जो मैंने अपने पास रखा है, ये मत सोचना कि मैंने कुछ भी आपको छोड़ दिया और समझाया ना, हर चीज समझा चुका हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अब गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो जो जो पूछ रहा हूं बताते जाना, देखते हैं आप सही कराओगे या गलत। बोलो पहली बात, ये सारे मतलब इन सबको सॉल्व करके एक नंबर बनेगा, जो नंबर बनेगा, जो भी नंबर बनेगा, ये उस नंबर के फैक्टर है या फैक्टर नहीं है? सर बीच में प्लस आ गया, उस नंबर के फैक्टर तो नहीं है। पहले आप या तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 5 ऐड करो, एक सिंगल नंबर बनेगा, उस सिंगल नंबर के फैक्टर बनाओ, तब देखना कि प्राइम है या कंपोजिट है, क्योंकि अभी तो ये फैक्टर ही नहीं है, बीच में प्लस बैठा हुआ है। उतनी देर में बच्चा बोल रहा है नहीं क्यों टाइम खराब कर रहे हो, 5 इस ग्रुप के पास भी है, 5 उस ग्रुप के पास भी है, 5 को कॉमन लो, थोड़ा जल्दी होगा, ये भी ठीक है 5 कॉमन। तो बोलो क्या बच्चा, जल्दी जल्दी बोलो। 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन है 1, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन है 1। ठीक है, अब बोलो कैलकुलेशन अंदर ये प्लस निपटाना है हमें, तो यानी ये मल्टीप्लाई करके 1 ऐड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, अब ये मैंने मल्टीप्लाई कर ली, मेरे को याद है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1008। ठीक है, प्लस 1, और 1008 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बच्चा आंसर देगा, बीच में कोई छलांग मत लगाना। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, 5 तो सबको दिख रहा है, छोटा नंबर है, ब्रेक नहीं होगा। 1009 आप बड़ी टेबलें नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 1009 अपने आप से ही डिवाइड होता है, इसके भी और फैक्टर नहीं बनेंगे। अब आप देख के बता दो ये प्राइम है या कंपोजिट है, जल्दी बोल, इतना क्या सोच रहा है। तो ऐसा हो गया जैसे मैंने इसे को कह दिया 1 करोड़ रुपया मुझे दे दे, ये सोच रहा भैया सारा पैसा आप ले लोगे, मेरे पास क्या बचेगा। अबे जल्दी बोलना यार, प्राइम है कंपोजिट है, फैक्टर 2 है, तो 2 है तो क्या होता है फिर, हे भगवान। आप बताओ प्राइम, आप बताओ कंपोजिट, कितने फैक्टर दिख रहे हैं तेरे को, 2, तो क्या हुआ प्राइम, तो फिर कंपोजिट क्यों बोल रहा है। फैक्टर 2 दिख रहे हैं, बोल रहे कंपोजिट। आप बताओ प्राइम, आप बताओ कंपोजिट, वजह भी पता है। अच्छा सरदार जी आप बताओ प्राइम, कॉर्नर वाला भैया आप बोलो प्राइम।
कितने बच्चों को कंपोजिट दिख रहा है वो बताओ, उनकी जान निकालते हैं हम। वाकई ये कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं है, बाकी सारे फेल हो गए। किससे होगा? अरे नहीं भैया, इतनी गणित मैं गलत थोड़ी बताया था, ये किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, इतनी चीटिंग नहीं करूंगा मैं आपके सामने, ये नहीं होगा किसी से भी डिवाइड, ये अपने आप से ही होगा, पक्की बात है, और ये 1 से ही होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, सामने देखते रहो। अब आधे बच्चे गड़बड़ में आगे बोल रहे हैं भैया क्या फैक्टर दो ही है, आपने खुद ही कहा था, आप अपनी बात मत पलट देना बस कि 1009 किसी से भी नहीं होगा, वो पक्का किसी से नहीं होगा, वो गलत नहीं बोला था मैंने, किसी भी टेबल से नहीं हो रहा वो डिवाइड, तो सर फिर तो प्राइम नहीं हुआ। अरे एक बार ही बता, 2 तो तुम्हें दिख रहे हैं, क्या मैं मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? तो इसके 2 ही फैक्टर हैं या 3 है? हकीकत में 3 भी नहीं है, 4 है। एक बारी ध्यान से समझो, आप यही क्वेश्चन गलत होता है बोर्ड तक, बच्चा जल्दबाजी में 2 फैक्टर देख के बोल देता है प्राइम है। 5 को एक बारी 1009 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? तो ये नंबर एक्चुअली ये है या इसका मतलब 5045 है? अब बताओ 5045 किस किस से डिवाइड होता है? किससे डिवाइड होता है? 5 से, एक फैक्टर, और किससे डिवाइड होता है? 1009 से, 2 फैक्टर, और किससे होता है? खुद से, 3 फैक्टर, और किससे डिवाइड होता है? 4 फैक्टर। तो इसके 2 हैं या 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, तो ये तो हुआ कंपोजिट नंबर। लेकिन चूंकि हम जल्दबाजी में होते हैं, शुरू में मान लो टीचर बड़ी स्पीड में करा गया, तो बाद में बच्चा फिर 2 देख के प्राइम ही बोलाता है, इसलिए थोड़ा सा रुका था मैं। ठीक है, तो मैं अब इसको ज्यादा कहा नहीं भाई, अब मैं मल्टीप्लाई करा दूं, फिर मेरे को टीचर को बोलना पड़ेगा इसका फैक्टर 5 भी है, ये भी है, 1009 भी है, 1 भी है, 2 से ज्यादा है, वो इतनी कहानी कौन बताएगा? सीधी बात, यहीं पर मल्टीप्लाई में और क्या लिख दो, तो यही दिख गया टीचर को फैक्टर तो 2 से ज्यादा ही है। ठीक है भैया, तो पक्का ये क्या हो गया? कंपोजिट। तो रीजन यही वाला लिख देंगे हम फिर से कि नो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर मोर देन 2, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। कोई भी कंफ्यूजन है? 1 मिनट सामने देखना। अगर आप मशीन बनना चाहते हो तो 1 मिनट, मान लीजिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, सब लिख के ही तो नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू में आ गया, ऐसा कुछ एमसीक्यू में आ गया, अब आपकी समझदारी पता लगे कि कितने बच्चे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट तुम कहीं पढ़ने से नहीं होते, तुम अपने आप सोचो कि हम तेज हो तो हो जाओगे, बस सोचो हो, बस आंसर करने की कोशिश करना, गलत हो जाए सही हो जाए कोई बात नहीं। मैंने बोला ये बता प्राइम है कंपोजिट है, कौन ऐसा शाना बच्चा मेरा क्वेश्चन सुनना बोल रहा भैया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ी है कि नॉर्मल बच्चों को इतना लंबा लंबा लिख के समझाते हैं। मैं सीधा देख के बता रहा हूँ, ये हर हालत कंपोजिट है, ये हर हालत कंपोजिट। आप जो मर्जी, जितने मर्जी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में लिखो, जितने मर्जी, प्लस में कोई एक सिंगल नंबर, यही चल रहा है ना सभी क्वेश्चनों में, ऐसे तो हर नंबर सर कंपोजिट नंबर होगा। मेरे को वजह दिख रही है साफ साफ, बोलो किस किस को दिख रही है? आप सारे एबल हो, लेकिन गरीब, अभी तुम्हें कहना पड़ेगा तुम जरूरत से ज्यादा गरीब हो, दिमाग नहीं चलाते अभी तुम लोग। ठीक है, थोड़ा तो देखो, इसके लिए टीचर होने की जरूरत नहीं है सर। जैसे आप 4 कॉमन ले रहे हो कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए, अंदर कुछ भी बच जा रहा है, कुछ भी, बहुत सारे नंबर बच जा रहे हैं, प्लस यहाँ 1 बच जा रहा है, तो देखो एक फैक्टर तो 4 है, जो कॉमन आ रहा है वो होगा एक फैक्टर, एक अंदर बचा हुआ होगा, जो भी बनेगा ये ऐड वैड होकर कुछ तो बनेगा, और एक इंटू में हम क्या लिख सकते हैं? तो फैक्टर तो हमेशा 2 से ज्यादा बनेंगे अगर कॉमन आ गया तो। और पैटर्न जितने क्वेश्चनों का चल रहा था, मतलब अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा भी दिखा दूंगा मैं, लगभग ऐसे ही बनाते हैं, कॉमन जरूर आ रहा है कुछ, कॉमन जरूर आ रहा है कुछ। तो अगर बुद्धि चलानी आती है तो जो कॉमन आ गया, जो कॉमन आ गया एक फैक्टर वो हो गया, जो बच गया दूसरा फैक्टर वो हो गया, और तीसरा तो 1 हो गई होगा। तो फैक्टर तो ऑलवेज 2 से ज्यादा होंगे, तो ये कंपोजिट नंबर को फेल तो कर ही नहीं सकती ये बात। बस शर्त यह कि कुछ कॉमन आना चाहिए। कहानी क्लियर हो गई? लेकिन ट्रिक या कोई भारी कंसेप्ट है ना, समझने की कोशिश कर लेना, यूज मत करना जब तक तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस ना हो जाए। ठीक है, तब तक आपको लिख लिख के थोड़ा ढंग से ही करना है। तो करो इस क्वेश्चन को, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अटेंडेंस शीट आपके पास आ रही है, अपनी अटेंडेंस फिल कीजिएगा। अटेंडेंस बहुत ध्यान से फिल करनी है। प्रणव गोस्वामी कौन है? लीजिए।
लिखोगे ना, मैंने ऐसे ही करा इसके लिए, इंटू 1 ही दिखाया बस, 2 तो पहले ही थे, 1 और 1 भी लिख सकता था। क्वेश्चन पूछ लेना बच्चों जो भी आए, माइंड में जो क्वारीज बने पूछते रहिएगा। कोई इधर उधर भी जाना हो तो जा सकते हो आप, आजू बाजू का कुछ पूछना हो पूछ लो, इस क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए वो पूछ लो। बोलो बोलो। नहीं लिखेंगे, लेकिन हम थ्योरी में बोल देंगे कि भाई ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1009 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, ठीक है। फैक्टर में नहीं लिखेंगे। जैसे कल एचसीएफ पूछ रहा था तो एचसीएफ 1 आ रहा था तो वो तो 1 बोलना ही पड़ेगा। प्राइम फैक्टर में हमने बस 1 नहीं लिखा था, फिर हम शब्दों में आंसर करेंगे, ठीक है। ऐसा होता नहीं है वैसे कि वो बोले, ठीक है, लेकिन चलो बोल दिया तो फिर हम चालाकी से शब्दों में खेल लेंगे। वो करना चाहिए, वो तो खैर आप तो शाने हो, आपने तो देख के ही पता लग गया। लेकिन सब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में तो डायरेक्ट ऑप्शन मार्क करो अगर बुद्धि चल रही है तो। सब्जेक्टिव में कोई आंसर आपको पता है, आप डायरेक्ट आंसर बोल के नंबर लोगे या स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, तो फिर सारा ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, वो बहुत अच्छी बात है कि आपके टीचर भी बहुत समझदार है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन तो भी बोर्ड में तो कैसा भी टीचर मिलेगा ना मेरे को, तो मेरे को पेपर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो फिर प्रॉपर करना पड़ेगा, नहीं आया कॉमन कोई बात नहीं, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सिंगल ही नंबर बना, फिर उस सिंगल नंबर के फैक्टर में भी कभी 2 से ज़्यादा बन जाए तो कंपोजिट है, ठीक है। लेकिन वो खुद नंबर ऐसा उसके फैक्टर ही नहीं बने तो अब तो वो खुद से और 1 से डिवाइड हो रहा है, तब वो प्राइम है। प्राइम नंबर, एक थोड़ा सा सीक्रेट खोल देता हूं, प्राइम नंबर कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में आज तक एक भी पर्सन पैदा नहीं हुआ, अभी तक इस अर्थ पे नहीं पैदा हुआ जो नंबर सिस्टम में सारे प्राइम नंबर हम ढूंढ चुके हो, ठीक है। आप सबको पता है सुपर कंप्यूटर बना चुका है, चाइना बना चुका है, यूएसए बना चुका है ना, ठीक। वो कंप्यूटर भी पूरी नंबर सिस्टम में सारे प्राइम नंबर नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो प्राइम नंबर छोटे मोटे 10,000 तक, 10 लाख तक, 10 करोड़ तक, 10 बिलियन तक, 10 ट्रिलियन तक, वहां तक तो ढूंढ लिया हमने, लेकिन इन्फिनिटी तक सारे प्राइम नंबर ढूंढ लिए, नॉट पॉसिबल। इतनी कैलकुलेशन तो कोई नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। बढ़ाए बात को आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मैथ्स की जान है भाई, इसे कहो तो मैं अगले 2 घंटे तक बोलता रहूं और आप समझते रहना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 20-30 क्वेश्चनों का सेट है। मतलब ये चैप्टर तो एनसीईआरटी तो 8 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चनों में खत्म कर देगी ना पूरा ये चैप्टर, ठीक है। सबसे पूरा बोर्ड का पेपर जब आप लोगों का तैयार होता है, पूरा साल पढ़ चुके होते हो और बढ़िया बढ़िया बच्चों को हम इकट्ठा करें, हम बोले बच्चे कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, तो बच्चा कहता है भैया सारे 13-14 चैप्टर सब बड़े अच्छे से आ गए, बस फर्स्ट चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ वाली वर्ड प्रॉब्लम वो आधी बारी कंफ्यूज कर जाती है मेरे को, और ये वो बच्चा है जो किसी स्कूल का टॉपर है, ठीक है। तो ये हल्का टॉपिक नहीं है भैया, ये सबसे इंटेलिजेंट वाला भी ये कह सकता है बाद में जाके कि भैया ये कंफ्यूज करती है, बाकी कुछ नहीं करता। इसकी प्रॉब्लम सुन लेना पहले, मैं इसमें टाइम लूंगा, बोर मत होना, क्योंकि ढंग से समझाने के लिए आधा पौना घंटा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में बड़ा मजा आएगा जब तुम्हारा स्कूल टॉपर नहीं कर रहा और तुम इस क्वेश्चन को करके आ रहे हो, ठीक है। खैर ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये लैंग्वेज में कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन क्रिएट करेगा, उस सिचुएशन को क्रिएट करके कोई चीज का आंसर मांगेगा, वो आंसर दिए गए नंबरों का कभी कभी क्या होगा एलसीएम, और कभी कभी ये जो आंसर मांगेगा वो दिए गए नंबरों का, गिवन नंबरों का क्या होगा एचसीएफ। तो प्रॉब्लम, तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, तुम्हें समझ में आएगा क्या कह रहा है, लेकिन तुम्हारा मन होगा कि जो ये पूछ रहा है वो एलसीएम से आना चाहिए, जबकि वो एलसीएम नहीं क्या होगा एचसीएफ। या कभी तुम्हें लगेगा आंसर इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकल के होना चाहिए, जबकि वो एचसीएफ नहीं होगा, क्या होगा एलसीएम। ये समस्या है सर, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को समझा दो, और कुछ नहीं, मैं रट लूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन नहीं है, 25-30 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाती, तो रट क्या सकता है, तुम जितना मर्जी रट लो, मैं फिर नया क्वेश्चन प्लांट कर दूंगा, तो रट के नहीं होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जितना मर्जी समझा लूं ये बात ऐसे ही टिकेगी, आप जिस मर्जी से पढ़ लो, जैसा मर्जी पढ़ लो, ये बात एट लास्ट बच्चा बोलता ही है सर, कुछ नहीं तो 10 में से 9 तो हो रहे हैं, एक आधा कभी कभी गलत हो रहा है। ये सबसे इंटेलिजेंट बच्चों की बात बता रहा हूँ,
तो फिर आखिरी में हमारे पास एक बाईपास है कि कुछ भी नहीं आया तो सबसे कमजोर बच्चा भी ये क्वेश्चन हमारा वाला तो डेड श्योर ठीक करता है, पक्का ही ठीक करता है। उसकी एक ट्रिक है कंसेप्ट के साथ। तो एक एक करके अब सारी देना शुरू कर रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम समझ लो, फिर सॉल्यूशन समझ लो, आखिरी में ट्रिक समझ लेना कि कुछ नहीं भी आएगा तब भी क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। पहले प्योर कंसेप्ट से बोल रहे हैं। उसने बोला रवि और सोनिया एक सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहे हैं। रवि सर्कुलर ट्रैक पर रन करता है, तो सर्कुलर ट्रैक पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। रवि 12 मिनट में रन करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके रन करते हुए ट्रैक पूरा करते हुए वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है कितने मिनट में, यानी 12 मिनट में एक रोटेशन पूरा हो जाता है। और सोनिया का 18 मिनट में एक रोटेशन पूरा हो जाता है। एक बार ही बोलो, सारे सोच के बताना, क्वेश्चन बाद में पढ़ लेना। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, एक ही वक्त पे दोनों ने रेस स्टार्ट करी, तो क्या दोनों पहले चक्कर के एंड पे आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि रवि का चक्कर कितनी देर में पूरा होगा और सोनिया का। अब ये लगातार भागते जा रहे हैं, ध्यान देना। रवि भी और सोनिया भी लगातार भागते जा रहे हैं, रुकना नहीं है जिन स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये भागते ही जाएंगे हमेशा, कभी नहीं रोकना, लगातार भगाते रहो। अब ये क्या कभी ना कभी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो मे बी मे नॉट भी, अभी हमारा इतना दिमाग नहीं चल रहा, ऐसे मानना चाहे चल रहा हो। आप ऐसे बताओ मेरे को, जो मैं पूछ रहा हूँ बताते जाना। रवि का एक चक्कर, एक रोटेशन कितनी देर में पूरा होता है? ऐसे पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन आसान करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। रवि का पहला चक्कर 12 मिनट में पूरा हो रहा है। भाई हम तो ज्यादा गरीब बच्चे हैं, हमें नहीं समझ में आया, पता नहीं सर क्या क्वेश्चन है। भाई ये समझ में आ रहा है, रवि का चक्कर 12 मिनट में पूरा हो रहा है, सोनिया का 18 मिनट में पूरा होता रहेगा। वो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? मैं क्या बताऊँ सर कब मिलेंगे? मैं कहा मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मेरे को भी नहीं पता। तो मैंने तो ना छोटे बच्चे की तरह लिखना शुरू कर दिया। रवि का एक चक्कर कितनी देर में पूरा होगा? 12 मिनट में। सेकंड चक्कर 24 मिनट में। 12 2 24 बोल दो ना, सारे बोल दो, आसान है तो। 12 3 और चौथा चक्कर और पांचवा चक्कर। सर कितनी देर भगाओगे इसे? बस थोड़ी देर और छठा चक्कर। ऐसे चलता रहेगा, भागता रहेगा। सोनिया का पहला चक्कर 18, दूसरा ध्यान से देखो, तीसरा 18 3 54, चौथा चक्कर, फिर ध्यान से देखो। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर में कराना चाहिए वैसे नहीं करा रहा, मैं 10th के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे 6th क्लास का बच्चा मेरे सामने बैठा है, वो भी समझ लेगा। 12 मिनट में चक्कर पूरा हो रहा है, 12 24 36 ऐसे चक्कर बढ़ते जाएंगे, 18 36 54 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो बोलो दोनों कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद रवि के कितने चक्कर पूरे हुए होंगे? 3, और सोनिया के, और दोनों कहाँ खड़े हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे। मिल गए, 36 मिनट बाद मिल गए। लेकिन भागते ही जा रहे, मान लो अब भी नहीं रुके ये, तो दोबारा कब मिलेंगे? 72 मिनट, टाइम कॉमन आ गया ना। 72 मिनट बाद ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी है, वो भी खड़ा है। इसके रवि के कितने चक्कर हुए? 5, और इसके कितने चक्कर हुए? 4। तो अब उसका क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। 12 और 18 मिनट में दोनों के अपने अपने चक्कर पूरे होते हैं। रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? कब मिलेंगे मतलब सबसे पहले कब मिलेंगे? ये थोड़ी है बार बार कब मिलते रहेंगे। ठीक है भैया, तो बोलो सबसे पहले कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। अभी कुछ पूछता जा रहा हूं, देखो अपने आप ट्यूबलाइट जल जाएगी आपकी। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं, ये 12 के फैक्टर है या मल्टीपल है? ये जो मैंने नंबर लिखे हैं 18 के फैक्टर है, मल्टीपल है? रवि और सोनिया कब कब स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे? 12 के मल्टीपल पे या 18 के मल्टीपल पे? यही ना, 12 2 24, 2 चक्कर हो गए, 12 3 36, 3 चक्कर हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ऐसे ही सोनिया कब कब स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी? 18 1 18, 18 2 36, या तो 18 मिनट बाद या 36 मिनट बाद। ऐसे 12 और 18 के मल्टीपल पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। मिलेंगे कब? कॉमन मल्टीपल पे। सबसे पहले कब मिलेंगे? सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल पे। और सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को आप क्या कहते हो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इतनी देर लग गई भैया जी समझाने में। ठीक है, ये कोई कम टाइम नहीं लगा, ये ज्यादा टाइम लग गया। इतना टाइम नहीं होता पेपर में। और नया क्वेश्चन आएगा तो तुमको तो पढ़ने में भी टाइम लगेगा, फिर तुम दिमाग लगाओगे, बिल्कुल नई सिचुएशन होगी। उतनी देर में आधा बच्चा, अच्छा बच्चा बोल देता है भैया तकलीफ आती है इस क्वेश्चन में। जितने आपने समझा दिए वो हो जाते हैं, कोई नया आता है ना फिर तकलीफ बनती है। तो यानी हमारे समझने में अभी कमी है। ठीक है, अभी ये बात बनी नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर हो गया, एलसीएम आंसर होना चाहिए। अब बताओ, मैं ऐसे टेबल बनाकर अपने सिलेबस से आंसर निकाल सकता हूँ, या 12 18 का एलसीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकता हूँ, या मुझे प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना पड़ेगा? सिलेबस में एक ही मेथड है आपके पास, प्राइम फैक्टर मेथड। तो यानी पहले आपको यहाँ ये जज करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर 12 और 18 का क्या होना चाहिए? एलसीएम।
अभी तक जितना मैंने कहा कुछ नहीं लिखना है आपको सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सीधा माइंड में सोचा, ठीक है। दोबारा बच्चा बोले भैया समझाओ ना ढंग से कैसे सोचते हैं, तो दोबारा बोल रहा हूँ, रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब आएगा 12 के मल्टीपल पे, सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब आएगी 18 के मल्टीपल पे, दोनों कब मिलेंगे कॉमन मल्टीपल पे, सबसे पहले कब मिलेंगे सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल पे, सोच सक रहे हो ना। तो हम कह सकते हैं ना इस क्वेश्चन का आंसर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है किसका 12 और 18 का। तो मैं बस टीचर को इतना लिख के देता हूँ सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन required answer is LCM of 12 and 18। LCM निकालना सबको आता है, लेकिन बच्चों इसे ना सॉल्यूशन मानना मत, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम माइंड में रखो, सर वो नए क्वेश्चन जो आप कह रहे हो लैंग्वेज अलग, फिर दोबारा सोचना है कभी एचसीएफ कभी एलसीएम, वो तो झंझट हो सकता है सर। देखते हैं ना, अभी और क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा बहुत सारे, पहले इस एक को निपटने देते हैं। प्राइम फैक्टर बना लिया मैंने, बोलिए प्राइम फैक्टर या एलसीएम तो कराई दो, बोलो 2 का स्क्वायर इंटू, और 18 के प्राइम फैक्टर 2 9 18 3 3 9 3 1 3, प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। एलसीएम का रूल बोलो सारे बच्चे, फर्स्ट के ऑल फैक्टर क्या आ गया 2 का स्क्वायर इंटू सेकंड के एक्स्ट्रा, बोलो 2 कितनी बारी लिख चुके हो 2 बारी, यहाँ तो एक ही बारी है तो एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ, 2 बारी होता तो भी लिख चुके हैं एक्स्ट्रा नहीं हुआ, 3 बारी होता तो एक बारी एक्स्ट्रा होता, एक्स्ट्रा नहीं है छोड़ दो। 3 कितनी बारी है यहाँ पर 2 टाइम्स, कितनी बारी लिखा है, कितनी बारी एक्स्ट्रा है, एक बारी वो और ले लो। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 इंटू 3 9, और 4 9 दा, तो ये मैंने अपने सिलेबस के हिसाब से कर दिया, ठीक है भैया। टेबल बना के समझाया था वो अलग बात होगी, वो रफ था, अब ये फेयर हो गया। कोई कंफ्यूजन है, पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के इस कंफ्यूजन को बढ़ा के अच्छे से बढ़ा के फिर सेटल करेंगे एक्चुअली ये सॉल्व कैसे होती है। अलग बस रुक जाओ बोलना मत, ठीक है करो। स्कूल का नाम बता दो, और मैडम या सर जो भी है नाम बता दो। अच्छा मुकेश, ठीक है। सौ से ऊपर ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, और सारी बीसीसी से फैली है कहीं से कहीं तक। आपके आधे स्कूलों में जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं टीचर वो हमसे ही पढ़े हुए बच्चे हैं आधे स्कूलों में, ठीक है जी। बूढ़े बूढ़े टीचर हैं वो नहीं है, उनसे तो हम पढ़े होंगे और बहुत सारी ट्रिक ना ऐसे फैलती हैं कि हम तो 30-35 साल हो गए आज पढ़ाते पढ़ाते, हमने किसी बच्चे को बढ़ा दी, बच्चे ने जाके स्कूल में बता दी, स्कूल से टीचर को पता लग गई। ट्रिक तो यहीं बैठ के बनी है। और बहुत सारी हमने कुछ टीचरों से सीखी भी है ऐसे ही। लेकिन ये वाली ट्रिक तो मेरी बनाई हुई है जो मेरे को दे रहे थे आप अभी। हो गया भैया, लेकिन जबरदस्त शॉर्टकट है ये वो भयंकर बात है जो आप कह रहे थे, जिससे क्वेश्चन बिना सोचे कोई भी ऐसे ही हो जाता है। डन। लेकिन बच्चों बाकी बच्चे ध्यान से सुनना, कोई कर रहा है तो बोल दो, जल्दी कर, तेज तेज हाथ चलाओ, पूछना है कुछ। सर अभी ना आपकी बात समझ में नहीं आ पाई कि इसमें कोई समस्या आएगी, नॉर्मल से क्वेश्चन लग गया, ठीक ठाक समझ में आ गया। तो मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, सिचुएशन बदलने पे कहानी बदल जाती है, सुनते रहना ध्यान से। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालते जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। लैंग्वेज बस ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा मेरे पास काजू बर्फी 630 है, ठीक है, लिखना कुछ मत, बस ऐसे रैंडम क्वेश्चन सुनने हैं। बादाम बर्फी मेरे पास 130 है, ठीक है, मैं एक स्वीट सेलर हूँ, मिठाई बेचने वाला हूँ। काजू वाली बर्फी मेरे पास कितनी है 630, बादाम वाली बर्फी कितनी है मेरे पास 130। मैंने बोला एक ट्रे में मेरे को ये बर्फियाँ रखनी है। अब मैंने कुछ कंडीशनें दी आपको, मैंने कहा मैं एक कॉलम में एक ही टाइप की बर्फी रखूंगा, एक लाइन बनाऊंगा, एक कॉलम बनाऊंगा, उसमें एक ही टाइप की काजू बर्फी रखूंगा तो काजू ही रखूंगा, बादाम बर्फी रखूंगा तो बादाम ही रखूंगा। पहली बात ये क्लियर।
मैंने बोला बहुत सारे कॉलम में अलग अलग बना के सारी बर्फियां रख दूंगा, लेकिन हर कॉलम में नंबर ऑफ बर्फी, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ बर्फी इन ईच कॉलम, हर कॉलम में बर्फी मैं मैक्सिमम रखूंगा, या मैक्सिमम को छोड़ देते, बदल देते हैं कुछ। हर कॉलम में बर्फी हम क्या रखेंगे, सेम। इस कॉलम में मान लो 10 बर्फी रखी, तो इसमें भी सब में 10 रखेंगे, ऐसा बोला। फिर जिस ट्रे में हम ये कॉलम बना रहे हैं वो कॉलम लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करे, लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करने चाहिए इस ट्रे में। बताओ हर कॉलम में कितनी बर्फी रखें? तो सोचो एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ। कौन कौन कह रहा है? मेरे पास बड़े सारे हथियार हैं। पहला गलत हो गया, ठीक है, अभी सुनते रहना, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना। दूसरा, अब गलत सही को बाद में देखेंगे कैसे सही होगा, गलत हुआ सही हुआ सारी बात बाद की। अब मैंने कहा एक आर्मी ग्रुप है, एक आर्मी ग्रुप में आर्मी कंटिजेंट है, 616 मेंबर है। ये एक बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, बैंड में 32 मेंबर है, ठीक है जी। ये 616 मेंबर आर्मी कंटिजेंट के कॉलम में मार्च करेंगे, 616 616। आगे बैंड है 32 मेंबर का, वो भी कॉलम में मार्च करेंगे। मैं कह रहा हूं इनका कॉलम, इनके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम दोनों ग्रुप में जितनी भी लाइनों में मार्च करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम। और मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम ना मैक्सिमम भी होंगे। इतने कॉलम बनाने इन दोनों ग्रुप ने कि मान लो इन आगे वालों ने 8 कॉलम बनाए, तो पीछे वाले भी कितने बनाएंगे, 8। कॉमन बनने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। अब बताओ आंसर क्या, एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ तो उसका तो बोल देते, एचसीएफ या एलसीएम? अच्छा, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। आपके स्कूल की बेल है, पहली बेल 20 मिनट बाद पहली बेल 20 मिनट बाद। क्वेश्चन तो सुन ले मेरे भाई, कौन बोला था? वेरी गुड। अब तू मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देगा, 1 मिनट सारे हट जाना। ये बहुत जबरदस्त बच्चा है कि अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं बोला, इतनी पढ़ाई करके बैठा है कि इसको ये क्वेश्चन भी पता है, इसका आंसर भी पता है। तो अब तो लड़ाई ढंग से होगी, ठीक है। तो मेरे को इसके साथ लड़ने देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। साथ में मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा था अभी, अब देख मैं कैसे बदल जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखियो, ठीक है। 1-1 हजार रुपए की लग गई अब मेरी तेरी, ठीक है। बोल, नहीं सर गंदी गंदी बातें मत सिखाओ, चल 5-5 रुपए की खेल ले चल, एक चॉकलेट की डेयरी मिल्क, ओके। ये तो सही है, पैसों में नहीं खेलता, खेलना भी नहीं चाहिए, गंदी आदत। वापस, ठीक है। 1-1 चॉकलेट की बैट हो गई। अगर ये जीत गया तो मैं इसे नहीं दूंगा, अगर मैं जीत गया तो ये मुझे जरूर देगा, ठीक है। कंडीशन ये है, ओके। उधर सर तैयार हो। स्कूल की पहली बेल 20 मिनट बाद रिंग करती है, सभी सुनना, मजा आएगा बहुत, कि बच्चे को फंसाने की कोशिश करनी है। दूसरी बेल 40-40 मिनट बाद रिंग करती है। तीसरी बेल 60-60 मिनट के गैप पर रिंग करती है। जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो पहली बेल तो सारी इकट्ठा बजेंगी स्टार्ट पे, लेकिन उसके बाद पीरियड 20-20 मिनट स्पेन के हैं, कुछ पीरियड 40-40 मिनट स्पेन के हैं, कुछ 60-60 मिनट के। तो बोलो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट रिंग हुआ बेल इकट्ठा बजी, अलग अलग सारे। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसको तो आंसर पता है, वो तो परफेक्ट बोल देगा, ठीक है। उसको तो जिताने के लिए ही मैं पूछ रहा हूँ, बाकी सब बोल दो। ये क्वेश्चन इतना तो क्लियर है ना, अलग अलग टाइम पे बज रही है। दोबारा बजेगी तो ये 20 का डबल 40 मिनट बाद, ये 40 का डबल 80 मिनट हो जाएगा, 40-40 80, ये 60 का डबल 120। फिर भी इकट्ठा नहीं बजेंगी, लेकिन लगातार बजती रहें, कभी तो इकट्ठा बजेंगी। वो आंसर क्या होगा, 20-40-60 का एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा? क्वेश्चन आपसे ऐसा गेम तो वो खेल रहा है ना, एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा? एलसीएम होगा, पक्की बात, माइंड में निकाल लो, आपको निकालना आ रहा है। 120 आ गया, आगे 120, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कितनी देर बाद इकट्ठा बजेंगी, आपने निकाला कि ये 120 मिनट बाद इकट्ठा बज जाएंगी। मैंने बोला मैंने 600 मिनट तक सारी बेल लगातार रिंग कराई है, कितनी बार इकट्ठा बजेंगी सिर्फ आपको बताना है। 5 बारी गेम हार गया, चॉकलेट ला। टाइम नहीं दूंगा, 6 बारी, 6 बारी। अच्छा कैसे, वो बता दे। 120 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 120 तो 5 ही होता है भाई,
आप गलत नहीं थे, भटको मत। मैं तो चीटिंग भी करूंगा ना, मैंने जीतना है। 600 120 120 हाँ ठीक है, आप हारे हो, जीते नहीं हो। 5 बारी नहीं बजेगी, 6 बारी बजेगी, ठीक है। लेकिन मजा आया, आप जबरदस्त बच्चे हो, ठीक है। बाकियों को मैं बाद में समझाऊंगा, अभी दोबारा आ जाओ। क्वेश्चन क्लियर था? 20 मिनट बाद 40 मिनट के स्पेन पे, 60 मिनट के स्पेन पे बेल बजेगी भाई, दोबारा इकट्ठा कब बजेगी? ठीक है, अब मेरे को कंसेप्ट से समझाना हो मैं फिर बोल दूंगा कि बेटा ये 20-20 के मल्टीपल पे दोबारा बजेगी, ये 40-40 के मल्टीपल पे दोबारा बजेगी, ये 60-60 के मल्टीपल पे दोबारा बजेगी। इकट्ठा कब बजेंगी? कॉमन मल्टीपल पे। सबसे पहले कब बजेंगी? सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल पे। निकालना तो एलसीएम है, ठीक है भैया। लेकिन बच्चा बोलेगा यार हर क्वेश्चन ना बदल जाता है, इसमें एलसीएम निकालना है। इसमें पता नहीं आधे बच्चे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एचसीएफ निकालना है। इसमें कौन कौन कह रहा था भाई? आप मत बोलना प्लीज, ठीक है। बाकी कोई भी बोलो इसमें क्या निकालना है, समझा देना मेरे को, बस मैं मान जाऊंगा तुम्हारे अंदर। तब मैं कौन समझाएगा एचसीएफ क्यों निकलना है? तो भाई बाकी उसको सुन के क्यों बोल रहे हो? उसके बोलने से तुम्हारा मैथ थोड़ा ही होगा, नहीं तुम्हारा वो वाला रीजन नहीं चलेगा। अब कंसेप्ट, वो ट्रिक है, ट्रिक होता है जुगाड़। जुगाड़ से मैथ्स अच्छी नहीं होती, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। उसको छोड़ दो ना, वो तो अलग ही बात हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है। ये घर में बैठ के रफ लैंग्वेज है, और कई बार रफ लैंग्वेज भी परफेक्ट होती है, गलत नहीं होती। हाँ जी, चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चों, आपने गलत नहीं बोला, बहुत सही बोला, ठीक है। लेकिन अभी ये एक ट्रिक है जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अभी हम ट्रिक की कोई बात ही नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं कंसेप्ट। एक बारी सारे बच्चे बोलना, हर कॉलम में बर्फी क्या रखनी थी? सेम का मतलब सारे कॉलम में जो भी नंबर बर्फी रखे वो कॉमन आएगा। यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सेम एक जैसा कॉमन होना चाहिए। अच्छा, जो कॉलम बनाने ट्रे में जगह क्या करेंगे? ज्यादा घेरे या कम घेरे? लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करें बोला। एक ट्रे में लीस्ट एरिया कब एक ऑक्यूपाई होगा? जब हर कॉलम में बर्फी कम से कम रखोगे या ज्यादा से ज्यादा? एक कॉलम में बर्फी ज्यादा से ज्यादा, तो कॉलम क्या बनेंगे? कम। तो ट्रे में एरिया कम लगेगा। ट्रे में एरिया कम कब लगेगा? जब हर कॉलम में बर्फी क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा भी होनी चाहिए, कॉमन भी होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आंसर क्या है? लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं इतनी देर में, कुछ बच्चों को कुछ पता है, कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं पता वाले साथ आना, कि कई बार ना वर्ड से खेल रहे होते हो कि सर इसमें लीस्ट लिखा था। अभी भी कोई कंफ्यूज हो सकता है, चाहे मैंने बोल दिया सर यहाँ लीस्ट लिखा था या कॉमन लिखा था, तो मेरे को तो एलसीएम लग रहा था। इसमें आपने बोला था कॉलम मैक्सिमम बनने चाहिए, हाईएस्ट कॉमन, तो एचसीएफ लग रहा था, और एचसीएफ ही आंसर है। इसमें तो एचसीएफ ही है, लेकिन इसका आंसर एलसीएम नहीं है, चाहे लीस्ट लिखा है। इसका आंसर क्या है? एचसीएफ। तो हम कंसेप्ट से जितनी मर्जी बारी बोलते रहे, और 50 क्वेश्चन है अभी मेरे पास, ठीक है। किसी ना किसी क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर मैं ऐसे ही बोलता रहा तो, ठीक है भैया। इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको कल की क्लास में पहले ही दे चुका हूं। मैंने आपको एक शॉर्ट नोट लिखवाया था, कि 4 के फैक्टर क्या होते हैं, और 4 के, वो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए था। 100 क्वेश्चन भी आएंगे तो बिना सोचे खत्म होंगे। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, लेकिन ये बड़ा और छोटे वाली बात एक जगह फेल होती है, वो इनके भी पिताजी क्वेश्चन है। वो बड़ा छोटा करके जो भी सोचता है ना, तो हम अगर इससे सेकंड बात पूछ जाए, इससे भी अगला क्वेश्चन पूछ जाए, जैसे मैंने उस बच्चे से पूछा था, उसको पता था एलसीएम एचसीएफ, उसे सोचना भी आता है, उसे ट्रिक भी आती है, उसे सब कुछ आता है। मैंने लेकिन बात ही अलग पूछ दी। मैंने बोला कितनी बारी इकट्ठा रिंग करेगी, वो जल्दबाजी में करा 5 थी 6, ऐसे एक नहीं है, ऐसे 50 क्वेश्चन है। तो ये शॉर्टकट भी आपका फेल होगा, तो फिर आपको सोचना ही आना चाहिए। बाकी बच्चों को बात समझ में नहीं आएगी कि भैया कौन से शॉर्टकट की बात कर रहे हो? 4 के फैक्टर बोलना क्या थे? 1 2 4। 4 के फैक्टर उसके इक्वल तो होते हैं क्या? उससे बड़े होते हैं, उससे छोटे होते हैं। और 4 के मल्टीपल क्या होते हैं सर? 4 से डिवाइड होने वाले 4 से बड़े। इतना क्लियर है? एलसीएम में कौन सा वर्ड आता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ में कौन सा वर्ड आता है? हाईएस्ट कॉमन। अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के तुम झंझट में ही मत जाना कि भाई एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो बस तुम क्वेश्चन पढ़ो और तुम ये सोचना कि जो आंसर है वो दिए गए नंबरों से छोटा होना चाहिए या बड़ा, बस ये सोचना।
ये तुम्हें नॉर्मल में पता लगेगा, इसके लिए मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला मेरे पास 10 बर्फियाँ हैं, मेरे को कॉलम में रखनी है, तो एक कॉलम में क्या मैं 10 से ज़्यादा बर्फी रख सकता हूँ, या 10 या 10 से कम रखूँगा? या तो एक कॉलम में सर 10 की 10 रख लो, या 5-5 बर्फी के 2 कॉलम बना लो, यही होगा ना भैया। ठीक है, यानी 10 बर्फियों से कॉलम बनाने हैं तो हर कॉलम में कितनी बर्फी रखें ये पूछ रहे हैं हम। तो आप इतना तो सोच सकते हो कि हर कॉलम में बर्फी या तो 10 रखो या 10 से कम, 10 से ज्यादा, ये तो क्लियर है ना। तो उतना या उससे कम क्या होता है, मल्टीपल या फैक्टर? और फैक्टर से कौन सा वर्ड बनता है, एलसीएम या एचसीएफ? यानी तुम्हें क्या निकालना है, एचसीएफ। यानी तुम्हें बस सोचना है, ये क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, जो आंसर होना चाहिए वो दिए गए नंबरों से छोटा होना चाहिए, तो छोटा फैक्टर होता है। फैक्टर यानी क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आंसर होना चाहिए, अभी बात पूरी नहीं की, पहले सुन लो, जो आंसर होना चाहिए वो दिए गए नंबरों से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा क्या होता है, मल्टीपल। और मल्टीपल किसकी फॉर्म में आता है, फुल फॉर्म में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या निकालना है, एलसीएम। सर आपकी बात पता नहीं फालतू हो, बैठे ना बैठे, एक बार ये 2-4 क्वेश्चन जो बोले हैं इनमें ये ट्रिक लगा के दिखा दो कि ये बैठ जाती है आराम से, बच्चों को दिक्कत नहीं आती। यार कितना टाइम लगा दिया था सिखाने में, 12 मिनट में चक्कर पूरा, 18 में पूरा मल्टीपल पे आएगा, कॉमन मल्टीपल पे आएगा, छोड़ना यार। 12-18 मिनट में चक्कर पूरा कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे? तो बोलो इनके चक्कर 12-18 से कम मिनट में पूरे होंगे, या उतने या उससे ज़्यादा पे? उतने, या भागते ही रहेंगे तो उससे ज़्यादा पे। तो ज़्यादा क्या होता है, फैक्टर या मल्टीपल? मल्टीपल यानी क्या निकालना है, एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम निकालना भी ना सोचो। और कोई पूरी कहानी तो अंदर की बात तो किसी को बतानी नहीं होती हमें, हमारे को तो ये वाले 3 शब्द काफ़ी होते हैं नंबर लेने के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो तुमने पूछा है वो एलसीएम है, एचसीएफ है, बस ये बोल के सीधा निकाल दो, कहानी क्लियर है। आगे बढ़ो, फिर ये वाला सोचो, काजू बर्फी, बादाम बर्फी, कॉलम में स्वीट सेलर बर्फी रख रहा है, एक कॉलम में कितनी बर्फी रखोगे, 630 से ज़्यादा रख सकते हो या उतनी या उससे कम? एक ही कॉलम में सारी रख दो, 630 आ जाएंगी। 2 कॉलम बना दो, 315 के 2 बन जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। यानी हर कॉलम में या तो उतनी बर्फी आएंगी या कम, उतना या उससे कम क्या होता है, फैक्टर। यानी क्या निकालना है, एचसीएफ। उतना बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा पैराग्राफ, पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ता, पहले ही पता होता है। ये कहानी क्लियर है भैया, किसी को दिक्कत है? ठीक है, जल्दी से बच्चे आप बताना कि इसका एचसीएफ, आपको ये तो क्लियर है ना, एचसीएफ आंसर है, तो बस मुझे बता दो कितने कॉलम बर्फे बने। एचसीएफ में निकाल देता हूँ, 10 आ गया। कितने कॉलम बने, नीचे मत बोलना, इतना टाइम काफी था। बोल दो बोल दो, वेरी गुड। अब ध्यान देना, ये वाला जो शॉर्टकट मैं कह रहा हूं ये फेल होता है किन्हीं खास क्वेश्चनों में भी। फाइनल कुछ मत करना, चाहे कंफ्यूजन कम आगे चले जाना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है सभी में। अब हमने तो आपको ट्रिक सिखा दी यार, जो पूछा है या तो वो छोटा ही होना, छोटा है तो आप छोटा फैक्टर होता है एचसीएफ निकाल लेना, बड़ा मल्टीपल होता है आप एलसीएम निकाल लेना। 100 में 99 क्वेश्चन सारी एक्स्ट्रा किताबें चटका दोगे आप, लेकिन कोई एक आधा क्वेश्चन इस शाने बच्चे का भी फंस सकता है। कि अब मैंने इसी काजू बर्फी बादाम बर्फी वाले क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ कॉलम पूछ लिए। क्या पूछे? अब ध्यान से सुनना, बच्चे ने बोला कॉलम भी यार 630 बर्फियों से बनाएंगे, तो 630 से ज्यादा थोड़ी बन जाएंगे, कम ही बनेंगे। तो उसने बोला कम ही बनेंगे, बात ठीक है, कम ही बनेंगे, और कम बनेंगे, कम होता है फैक्टर। उसने बोला इसका आंसर होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन, और वो हाईएस्ट